यंग मास्टर चेन का चेहरा बिल्कुल उसकी अमीर माँ जैसा ही होता है, जिस पर उसके वापस आने के पहले ही दिन वो मेरे फैमिली के बारे में 10 साल से भी ज्यादा सोचता है और आते ही मुझे घर से बाहर निकलवा देता है। यह देखकर मैं सोचती हूँ कि अब मैं अपना मिरेकल डॉक्टर वाला सीक्रेट रिवील करके इस फैमिली के मुंह पर सीधा तमाचा मार दूंगी। लेकिन तभी कैपिटल का सबसे बड़ा अमीर आदमी अचानक एक न्यूज रिलीज करता है जिसमें बताया जाता है कि वो अपने 7वें यंग मास्टर को ढूंढ रहे हैं जो पिछले 18 सालों से गायब था। जिस पर उन्होंने जो भी डिटेल्स बताई होती हैं वो एक एक करके मुझसे मैच होने लगती हैं। यह देखकर मैं उनसे मिलने के लिए बाहर निकलने ही वाली होती हूँ, तभी रोड के किनारे से अचानक एक तेज चीख सुनाई देती है जिस पर कोई चिल्लाता है, कौन शिप है, अरे कोई बेहोश हो गया है। और फिर कुछ ही सेकंड में वहां बहुत सारे लोग इकट्ठा होने लगते हैं। तभी कोई शॉक होकर कहता है, हे भगवान, ये तो अभी बच्ची है। जिस पर सबकी नजर उस बच्ची पर जाती है और उसका चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका होता है। ऑक्सीजन खींचने जैसी आवाज सुनकर मैं बिना एक सेकंड गनवाए अपनी साइकिल रोकती हूँ और सीधे भीड़ की तरफ बढ़ने लगती हूँ। जिस पर जमीन पर पड़ी वो लड़की मुश्किल से 5 या 6 साल की लगती है। उसके माथे पर पूरा पसीना होता है जिससे साफ समझ आता है कि उसने बहुत ज्यादा स्वेट किया है। तभी एक आदमी पास खड़े व्हाइट कोट वाले इंसान का हाथ पकड़कर कहता है, यंग मैन, आप डॉक्टर हो ना, जल्दी से इस बच्चे की मदद करो। जिसके जवाब में वो घबराकर कहता है, नहीं आंटी, इसके फैमिली मेंबर्स यहाँ नहीं है, मैं अपनी तरफ से कुछ डिसाइड नहीं कर सकता। जिस पर वो आदमी अपना हाथ पीछे खींच लेता है और उसकी आंखों में साफ डर दिखाई देने लगता है। यह देखकर मैं तुरंत भीड़ को हटाती हूँ और आगे बढ़ जाती हूँ। फिर मैं प्रोफेशनल आवाज में कहती हूँ, साइड हटिए, हवा अंदर आने दीजिए, पेशेंट को वेंटिलेशन और हीट डिसपैशन की जरूरत है। शायद मेरी आवाज में इतना कॉन्फिडेंस होता है कि वहां खड़ा कोई भी इंसान मुझसे सवाल नहीं करता है। जिसके बाद मैं घुटनों के बल बैठती हूँ और अपनी उंगलियां उस छोटी लड़की की गर्दन पर रखती हूँ। यह देखकर पास खड़ी आंटी थोड़ा घबराकर पूछती है, बेटा तुम्हारी उम्र कितनी है? फिर वो जल्दी से कहती है, पहले 120 को कॉल करो, ये बच्ची शायद खो गई है। मैं काफी देर से आवाज लगा रही हूँ लेकिन कोई नहीं आया। जिसके जवाब में पास खड़ा अंकल भी मुझे समझाने लगता है, अगर कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी होगी। लेकिन मैं उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती हूँ और जल्दी से उस बच्ची के कपड़े थोड़े ढीले करती हूँ। फिर उसे एक छांव वाली जगह पर ले जाकर लिटाती हूँ। जिस पर मैं कहती हूँ, डोंट वरी अंकल आंटी, मेरे पास मेडिकल सर्टिफिकेट है। इसके बाद मैं अपना बैकपैक नीचे रखती हूँ जिसमें से एक छोटा फोल्डेबल वेस्ट बॉक्स बाहर दिखाई देता है। फिर मैं उसे खोलती हूँ जिसके अंदर एक के बाद एक कई नीडल्स रखी होती हैं और साथ में छोटे बड़े स्कैल्पल्स भी साइड में लगे होते हैं। फिर मैं एक बार फिर उस बच्चे की पल्स चेक करती हूँ। यह देखकर पास खड़ा व्हाइट कोट वाला आदमी खुद को रोक नहीं पाता है। जिस पर वो जोर से चिल्लाते हुए कहता है, तुम पेशेंट को ऐसे इंजेक्शन कैसे लगा सकती हो? लेकिन मैं उसे पूरी तरह इग्नोर कर देती हूँ और लड़की की पल्स और हार्ट रेट काउंट करने लगती हूँ। जिस पर वो आदमी हंसते हुए कहता है, मेरा नाम जांग लॉन्ग है, मैं जिंगई यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, मैंने चेन लाओ के अंडर पढ़ाई की है, मैं कोई आम आदमी नहीं हूँ। फिर वो मुझे ऊपर से नीचे तक देखकर कहता है, तुम कह रही हो कि तुम्हारे पास मेडिकल सर्टिफिकेट है, तुम्हारी उम्र कितनी है? लेकिन मैं उसकी तरफ देखती तक नहीं हूँ। मैं बस लड़की के पास बैठी रहती हूँ और नीडल निकालने की तैयारी करने लगती हूँ। इसके बाद मैं नीडल को डिसइंफेक्ट करती हूँ। यह देखकर जांग लॉन्ग पहली बार खुद को पूरी तरह इग्नोर होता हुआ फील करता है। जिस पर वो गुस्से में चिल्लाने लगता है, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। यहाँ तक कि ये अंकल भी जानता है कि 120 आने तक वेट करना चाहिए, क्या तुम्हें ये भी समझ नहीं आता? जिसके जवाब में मैं ठंडी आवाज में कहती हूँ, अगर ऐसे ही वेट करते रहे तो फर्स्ट एड का टाइम निकल जाएगा। क्या तुम्हारे टीचर ने तुम्हें यही सिखाया है? ये सुनकर जांग लॉन्ग का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। फिर वो आगे बढ़कर कहता है, किसने कहा वेट करना है? तुम खुद इमरजेंसी टाइम खराब कर रही हो, बस ये नीडल्स निकालकर शो ऑफ कर रही हो। अपना ये चाइनीज मेडिसिन वाला छोटा साइंस साइड में रखो और मुझे पेशेंट को सीपीआर देने दो। जिस पर मैं उसे ठंडी नजरों से देखती हूँ और कहती हूँ, इसे हीट स्ट्रोक हुआ है, तुम इसे सीपीआर क्यों देना चाहते हो? तुम डॉक्टर हो या क्वैक? यह सुनते ही जांग लॉन्ग पूरी तरह भड़क जाता है। फिर वो चिल्लाकर कहता है, किसे क्वैक बोल रही हो? तुम्हें पता भी है मेरा मेंटर कौन है? वो अभी अभी मिस्टर चेन के साथ विदेश से वापस आए हैं। लेकिन मैं उसकी बात सुनकर बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करती हूँ। फिर मैं शांत आवाज में कहती हूँ, मुझे जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, रास्ते से हटो। इसके बाद मैं लड़की की उंगली पकड़ती हूँ, नीडल निकालती हूँ और उसे फिर से स्टेरिलाइज करती हूँ। मेरे सारे मूवमेंट्स इतने स्मूथ होते हैं कि सब कुछ एक ही बार में हो जाता है। यह देखकर जेंग लॉन्ग की आंखें गुस्से से लाल होने लगती हैं। फिर वो ताना मारते हुए कहता है, हाँ, मैं तो तुम्हारे जैसा चाइनीज मेडिसिन लायर नहीं हूँ। उसके होंठ पर्पल हो रहे हैं, ये साफ हार्ट प्रॉब्लम है। हार्ट में हाइपोक्सिया और इस्केमिया होने पर सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से लिप्स ब्लू पड़ते हैं। जिस पर मैं उसकी आंखों में देखते हुए ठंडी आवाज में कहती हूँ, लेकिन हीट स्ट्रोक में भी लिप्स पर्पल हो सकते हैं। फर्क बस इतना है कि इसकी पल्स पूरी तरह स्टेबल है और सबसे बड़ी बात, ये साफ दिख रहा है कि ये लंबे समय से हाई टेम्परेचर में रही है। फिर मैं आगे कहती हूँ, तुमने इतने ऑब्वियस मेडिकल सिम्टम्स तक ऑब्जर्व नहीं किए और खुद को मेडिकल स्टूडेंट कहते हो? ये सुनकर भीड़ में खड़ा एक आदमी कहता है, हाँ,
पहले सिम्टम्स देखने चाहिए। मैंने भी थोड़ा मेडिकल पढ़ा है। जिस पर बाकी लोग भी धीरे धीरे सिर हिलाने लगते हैं। फिर कोई कहता है ये मेडिकल स्टूडेंट उतना कैपेबल नहीं लग रहा, और दूसरा आदमी बोलता है मुझे तो ये लड़की ज्यादा रिलायबल लग रही है। जिस तरह इसने अभी पल्स चेक की थी वो काफी प्रोफेशनल था। यह सुनकर जांग लॉन्ग और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। फिर वो दांत पीसते हुए कहता है मान लो इसे हीट स्ट्रोक है भी, तो क्या कुछ नीडल्स लगाकर ये ठीक हो जाएगी? अगर ऐसा होता तो फिर हम मेडिकल स्टूडेंट्स किस काम के हैं? जिसके जवाब में मैं ठंडी आवाज में कहती हूँ तुम सिर्फ खुद को रिप्रेजेंट कर सकते हो, सारे मेडिकल स्टूडेंट्स को नहीं। फिर मैं आखिरी बार उसे देखकर कहती हूँ मैं एक बार और कह रही हूँ रास्ते से हट जाओ। जिस पर जांग लॉन्ग पीछे हटता है, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्से भरी हंसी होती है। फिर वो कहता है ठीक है, मैं देखता हूँ कि तुम जैसी कोई वाइल्ड गर्ल आखिर कितनी कैपेबल है। अगर तुमने सच में इसे ठीक कर दिया तो मैं तुम्हारे सामने घुटनों पर बैठकर तुम्हें डैडी बुलाऊंगा। मैं तो कब से तुम्हारे ये बोलने का वेट कर रही थी डैड। फिर मैं यिंगुआंग नीडल निकालती हूँ, जिस पर लीलू अपना हाथ उठाती है और पहली नीडल चमकते हुए नीचे जाती है। नीडल लगते ही छोटी लड़की की भौहें तुरंत सिकुड़ने लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे उसे झटका लगते ही थोड़ी कॉन्शियसनेस वापस आने लगती है। यहाँ तक कि उसकी छोटी छोटी आईब्रोज भी सिकुड़कर एक साथ हो जाती हैं। यह देखकर आसपास खड़े लोग शौक में बोल पड़ते हैं ये तो उठने वाली है। जिस पर जांग लॉन्ग वहीं खड़ा रह जाता है और उसका चेहरा पहले हल्का पड़ता है, फिर पूरी तरह सफेद हो जाता है। वो हैरानी से सोचता है ये कैसे पॉसिबल है, उसने ये कैसे किया? फिर मैं बिना कुछ बोले शांति से अपना हाथ दोबारा उठाती हूँ, जिसके बाद दूसरी नीडल सीधे शिक्सुआन पॉइंट में जाती है और वहां से खून निकलने लगता है। उसी टाइम छोटी लड़की धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। उसकी बड़ी बड़ी आंखें पूरी काली और चमकदार होती हैं। वो चुपचाप मेरी तरफ देखने लगती है। उसका छोटा सा चेहरा अभी भी थोड़ा सफेद होता है। यह देखकर सबकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। जिस पर पास खड़ी आंटी हैरानी में कहती है बेटा तुमने बस 2 नीडल लगाई और ये ठीक हो गई। फिर मैं धीरे से उसकी उंगली दबाती हूँ ताकि जो खून निकला है वो रुक जाए। इसके बाद मैं कॉटन से उसे दबा देती हूँ। फिर मैं आंटी की तरफ देखकर कहती हूँ आंटी मैंने बस ऐसे ही 2 नीडल नहीं लगाई हैं। शिक्सुआन पॉइंट उंगलियों के सिरों पर होता है और इसका काम बॉडी की एक्स्ट्रा हीट को बाहर निकालना और इंसान को होश में लाना होता है। इसे बहुत तेज बुखार था और ये बॉडी में हीट ज्यादा होने की वजह से हुआ है, इसीलिए ये तरीका काम करता है। यह सुनकर जांग लॉन्ग हल्का सा हंसता है। फिर वो कहता है ये बच्ची अभी अभी होश में आई है, इसने कुछ बोला भी नहीं है, हो सकता है ये सब तुम्हारे इंजेक्शन का साइड इफेक्ट हो। जिस पर आंटी कंफ्यूज्ड होकर उसकी तरफ देखती है और कहती है अरे बच्ची तो होश में आ गई है, अब कौन सा साइड इफेक्ट? यंग मैन तुम माफी नहीं मांगना चाहते क्या? यह सुनकर जांग लॉन्ग उसकी तरफ देखता है और अचानक हंसने लगता है। फिर वो कहता है अब समझा मैं, तुम लोग एक ही ग्रुप के हो है ना? एक लोग इकट्ठा करता है और दूसरा एक्टिंग करता है। तुम लोग मिलकर लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। मुझे पहले से पता था कि तुम चाइनीज मेडिसिन वाले लोग ऐसे ही होते हो। जिस पर मेरी आंखें थोड़ी ठंडी हो जाती हैं और मैं हाथ उठाने ही वाली होती हूँ, लेकिन तभी वो छोटी लड़की अचानक मुंह खोलती है और ठंडी आवाज में कहती है ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन हमारे देश की पुरानी विरासत है। अगर अंकल को इसके बारे में नहीं पता तो उन्हें आगे जाकर और पढ़ना चाहिए। यह सुनकर जांगलोंग पूरी तरह चुप हो जाता है, क्योंकि उसे लगा था कि छोटी लड़की अभी ठीक नहीं हुई है, लेकिन अब वही लड़की उसकी बातों का जवाब दे रही होती है, जिस पर ये उसके मुंह पर सीधा तमाचा जैसा लगता है। फिर पास खड़ी आंटी हंसते हुए कहती है सुना, बच्ची भी कह रही है कि तुम्हें थोड़ा और पढ़ना चाहिए। यह सुनकर जांगलोंग अपना चेहरा सीधा रखता है और घमंड से कहता है मैं तुम जैसे नीचे लेवल के लोगों से बहस नहीं करता। तुम गरीब लोगों को क्या पता? लेकिन वो अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही मैं अपने हाथ की सिल्वर नीडल उसकी तरफ फेंक देती हूँ। नीडल उसके चेहरे के बिल्कुल पास से निकलती है और पीछे लगे पेड़ में जाकर धंस जाती है। यह देखकर जांगलोंग तुरंत चुप हो जाता है, यहाँ तक कि उसके पैर भी हल्के कांपने लगते हैं। फिर मैं उसे देखकर धीरे से कहती हूँ लगता है तुम कुछ भूल गए हो। हालांकि मैं उम्र में उससे छोटी लगती हूँ, लेकिन उस समय मेरे शरीर से निकल रहा दबाव इतना ज्यादा होता है कि जांगलोंग के चेहरे पर साफ डर दिखने लगता है। फिर भी वो जबरदस्ती खुद को संभालते हुए कहता है तुम क्या कह रही हो? जिस पर मैं उसकी आंखों में देखते हुए कहती हूँ अपॉलॉजी और मुझे डैड बुलाओ। फिर मैं अपने फोन पर 2 बार हल्का टैप करती हूँ, लेकिन जांगलोंग अभी भी मानने को तैयार नहीं होता। वो घमंड से कहता है जब लोगों से डायग्नोसिस में गलती होती है तब ऐसा हो जाता है। मेरे पास किसी आधे अधूरे चाइनीज मेडिसिन डॉक्टर से बहस करने का टाइम नहीं है। यह सुनकर आंटी भी खुद को रोक नहीं पाती और गुस्से में कहती है क्या यही मिस्टर शेन के स्टूडेंट हैं? एक छोटी लड़की से हार गए, फिर भी मान नहीं रहे। फिर वो और गुस्से में कहती है तुम्हारे अंदर शर्म नाम की चीज है भी या नहीं? जिस पर जांगलोंग ठंडी आवाज में कहता है तुम लोग क्या कर लोगे? कौन साबित करेगा मैंने क्या कहा था? तुम लोगों की पूरी जिंदगी की कमाई भी मिस्टर शेन की एक कंसल्टेशन के बराबर नहीं होगी। मैं यहाँ फ्री में ट्रीटमेंट देने आया हूँ, ये तुम्हारी किस्मत है। फिर वो सबकी तरफ देखकर कहता है तुम लोग इतने छोटे लोग होकर भी मुझे ही गलत बोल रहे हो। अगर इतना प्रॉब्लम है तो जहां से आए हो वहीं वापस चले जाओ। यह सुनकर आंटी के हाथ तक गुस्से से कांपने लगते हैं, लेकिन जांगलोंग के चेहरे पर अभी भी वही एटीट्यूड होता है। उसे लगता है कि यह लॉ वाला सोसाइटी है और कोई उसका कुछ नहीं कर सकता। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता
कि मैं क्या करने वाली हूँ। फिर मैं आराम से अपने हाथ में कैंडी घुमाती हूँ, जिसके बाद मैं अपनी उंगली से उसे हल्का सा फ्लिक करती हूँ। अगले ही पल वो कैंडी सीधा जाकर जांग लॉन्ग की तरफ लगती है, जिस पर उसके घुटने अचानक जवाब दे देते हैं और वो जोर से जमीन पर घुटनों के बल गिर जाता है। उसके सीने में तेज दर्द उठता है, जिससे उसका चेहरा एकदम बिगड़ जाता है। फिर वो उठने की कोशिश करता है, लेकिन उसे फील होता है कि उसका पूरा शरीर जैसे जम गया है। उसके हाथ पैर हिल ही नहीं रहे होते। उसे ऐसा लगता है जैसे उसके पूरे शरीर का खून रुक गया है। वो चाहकर भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। फिर मैं उसके पास जाकर ठंडी आवाज में कहती हूँ, एक मेडिकल स्टूडेंट होकर तुम बेसिक पूछताछ तक नहीं कर पाए। तुमने बस सामने देखकर डायग्नोसिस कर दिया। डॉक्टर की पहचान दूसरों से ऊपर होने के लिए नहीं होती। उसका काम लोगों का इलाज करना और उनकी जान बचाना होता है। लेकिन तुम मेडिकल स्किल्स में भी कमजोर हो और मेडिकल एथिक्स में तो उससे भी ज्यादा। आज तुमने खुद मेरे सामने घुटने टेक दिए हैं, इसलिए मैं तुम्हारे मास्टर की तरफ से तुम्हें थोड़ा सबक सिखाऊंगी। यह सुनकर जांग लॉन्ग की आंखें गुस्से से भर जाती हैं। फिर मैं उसके कान के पास झुककर धीरे से कहती हूँ, तुम्हारी स्किन इतनी मोटी है तो कोई बात नहीं, 1-2 घंटे सड़क पर ऐसे ही घुटनों के बल बैठे रहो। जिस पर वो डर और गुस्से में मेरी तरफ देखकर कहता है, तुमने मेरे साथ क्या किया? जेंगलोंग जोर से चिल्लाता है, मैं पुलिस को कॉल करूंगा, यहाँ किसी ने मुझ पर अटैक किया है। जिस पर मैं हल्का सा हंसती हूँ और कहती हूँ, कौन गवाही देगा मिस्टर झांग? तुम तो खुद अपने आप घुटनों पर बैठे हो, मैंने तुम्हें हाथ तक नहीं लगाया। लेकिन आसपास खड़े लोग भी अब उसके खिलाफ बोलने लगते हैं, क्योंकि सबको साफ दिख रहा होता है कि मैंने कुछ नहीं किया। फिर एक अंकल कहता है, इस यंग मैन ने कुछ नहीं किया। जिस पर एक आंटी भी गुस्से में बोलती है, और तुम किस मुंह से बोल रहे हो? जब बच्ची गिरी हुई थी तब तुमने हेल्प तक नहीं की। फिर दूसरी आंटी कहती है, उल्टा तुम तो हमें ही नीचे लेवल के लोग और शॉर्ट लिव्ड घोस्ट बोल रहे थे। जिस पर एक अंकल गुस्से से कहता है, तुम्हारे जैसे इंसान मेडिकल स्टूडेंट कहलाने लायक भी नहीं है। फिर कुछ आंट्स जोर जोर से बोलने लगती हैं, आओ आओ सब लोग देखो, ये वही सबसे स्मार्ट मेडिकल स्टूडेंट है जो एक छोटी लड़की से हारकर यहाँ घुटनों पर बैठा है और अपोलॉजी भी नहीं मांग रहा। यह सुनकर जहांग लॉन का चेहरा पूरी तरह काला पड़ जाता है। वो ना उठ पाता है ना कुछ बोल पाता है। कहते हैं, किसी से भी पंगा ले लो, लेकिन चौयांग की आंटिस से कभी मत लेना। अभी कुछ देर पहले तक झांग लॉन्ग बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि ये जगह क्या है, लेकिन अब जितने ज्यादा लोग उसे देखने लगते हैं वो उतना ही सिर नीचे कर लेता है। उसे बस यही लग रहा होता है कि कहीं जमीन फट जाए और वो उसमें छुप जाए। उसे डर लगने लगता है कि कहीं कोई उसे पहचान ना ले। आखिर वो मेडिकल फील्ड का इंसान होता है। फिर वो मन ही मन सोचता है, ये छोटा चाइनीज मेडिसिन डॉक्टर ज्यादा दूर नहीं जाएगा, अगली बार मिला तो इसे अच्छे से सबक सिखाऊंगा। लेकिन मैं उसकी तरफ दोबारा देखती तक नहीं हूँ, बल्कि मैं मन में सोचती हूँ, अगर अगली बार ये फिर सामने आया तो शायद मैं इसका सिर ही फोड़ दूंगी। इसके बाद काफी सारे अंकल और आंट्स मेरे पास आने लगते हैं। कोई मेरा कांटेक्ट मांगता है तो कोई मेरा नंबर। जिस पर एक आंटी कहती है, बेटा अभी जो तुमने नीडल लगाई थी वो तो बिल्कुल मैजिक जैसा था। फिर दूसरी आंटी पूछती है, तुम्हारे घर में कोई चाइनीज मेडिसिन डॉक्टर है क्या? यह सुनकर मुझे अपनी ग्रैंडमदर याद आती है। वही अकेली इंसान थी जिसने हमेशा मेरे साथ अच्छा बिहेवियर किया था। इसलिए मैं धीरे से कहती हूँ, मेरी ग्रैंडमदर चाइनीज मेडिसिन जानती थी। उनका एक छोटा हेल्थ केयर शॉप था। जिस पर आंटी तुरंत बोलती है, अच्छा तभी, अब मैं अपने जानने वालों को तुम्हारे घर जरूर भेजूंगी। फिर कुछ लोग मुझे अपना गिफ्ट और स्नैक्स देने लगते हैं, लेकिन मैं उनमें से कुछ भी खास तरीके से एक्सेप्ट नहीं करती। मेरे चेहरे पर ना मिरेकल डॉक्टर वाला एटीट्यूड होता है, ना कोई घमंड। इस पूरे टाइम वो छोटी लड़की चुपचाप मुझे देखती रहती है। जब मेरा काम खत्म हो जाता है तब मैं नीचे झुककर उससे पूछती हूँ, अब चक्कर तो नहीं आ रहा? जिस पर छोटी लड़की अपना सिर हिलाती है और ऊपर देखकर कहती है, ब्रोदर, श्याओसी को बचाने के लिए थैंक यू। अगर आज ब्रदर नहीं होते तो श्याओसी मर जाती। उसकी आवाज बहुत प्यारी होती है, उसकी आंखें बड़ी बड़ी होती हैं और चेहरा बिल्कुल सफेद और सॉफ्ट होता है। यह देखकर मैं थोड़ा झुकती हूँ और मुस्कुराकर पूछती हूँ, तुम्हारा नाम श्याओसी है, तुम्हारे फैमिली मेंबर्स कहाँ ऐसे हैं? जिस पर छोटी लड़की अपना छोटा हाथ पीछे की तरफ करके सीजर होटल की तरफ इशारा करती है और कहती है, वो सब वहां हैं। सीजर होटल कोई ऐसी जगह नहीं होती जहां आम लोग जा सकें। वहां आने वाले लोग अक्सर बहुत बड़े फैमिली बैकग्राउंड वाले होते हैं। जिस पर आसपास लोग धीरे धीरे बात करने लगते हैं। आज सीजर होटल में बहुत बड़े लोग आए हैं, मैंने सुना है सब फेमस फैमिलीज से हैं। मुझे इसमें कुछ अजीब नहीं लगता, क्योंकि छोटी लड़की के कपड़े ही इतने महंगे होते हैं। यहाँ तक कि उसकी छोटी सी वॉच भी बहुत एक्सपेंसिव लगती है। फिर मैं उससे कहती हूँ, अगली बार बाहर निकलो तो अपने साथ बॉडीगार्ड जरूर लेकर आना। जिस पर छोटी लड़की अपना मेडिसिन बॉक्स उठाती है और कहती है, मैं लाई थी लेकिन भूल गई। फिर जब वो मुझे जाता हुआ देखती है तो अचानक मेरा पैर पकड़ लेती है। मैं एक कदम आगे बढ़ती हूँ तो वो भी पीछे पीछे आने लगती है। यह देखकर मैं रुक जाती हूँ और कहती हूँ, ठीक है, मैं तुम्हें वापस छोड़ देता हूँ। जिस पर छोटी लड़की तुरंत खुश होकर सिर हिलाती है और कहती है, मैं चाहती हूँ कि मेरा फैमिली प्रॉपर तरीके से ब्रदर को थैंक यू बोले। फिर मैं उसके कपड़े ठीक करते हुए कहती हूँ, थैंक यू की जरूरत नहीं है, मैं बच्चों से कंसल्टेशन फी नहीं लेता। यह सुनकर छोटी लड़की अचानक बहुत सीरियस होकर पूछती है, ब्रदर आपकी गर्लफ्रेंड है क्या? जिस पर मैं हंसते हुए कहता हूँ, नहीं। फिर वो तुरंत खुश होकर कहती है, तो फिर मैं अपनी थर्ड सिस्टर को आपके साथ शादी करवा दूंगी। यह सुनकर
देखकर मैं एकदम हंस पड़ता हूँ, लेकिन वो पूरी सीरियसनेस के साथ अपनी छोटी उंगलियों पर काउंट करते हुए बोलती रहती है। हालांकि मेरी थर्ड सिस्टर ज्यादा बात नहीं करती, लेकिन वो बहुत ब्यूटीफुल है और बहुत पैसे भी कमाती है। फिर वो आगे कहती है, उसे बाहर लेकर जाओ तो सब लोग उसे देखते रह जाते हैं। बहुत सारे बॉयज उससे शादी करना चाहते हैं। यह सुनकर मैं हंसते हुए कहता हूँ, लेकिन मेरा अभी शादी करने का कोई प्लान नहीं है। जिस पर छोटी लड़की तुरंत उदास हो जाती है। उसके छोटे छोटे कान तक नीचे हो जाते हैं और वो पूरे रास्ते मुंह बनाकर चलती रहती है। फिर जब हम होटल के गेट तक पहुंचते हैं तो वो अचानक फिर से ऊपर देखकर कहती है, ब्रदर आप पहले मेरी थर्ड सिस्टर से मिल लो, उसके बाद डिसाइड करना। फिर वो एक्साइटमेंट में कहती है, मेरी थर्ड सिस्टर को देखकर आपका दिल जरूर धड़कने लगेगा। उसे तो सिर्फ अपना चेहरा दिखाना आता है और लोग खुद ही उसके पीछे आ जाते हैं। जिस पर मैं हंसते हुए पूछता हूँ, तुम अपनी सिस्टर को ऐसे बेच रही हो, क्या उसे पता है? फिर छोटी लड़की बहुत सीरियस होकर कहती है, मेरी सिस्टर हमेशा बीमार रहती है। घर में सब चाहते हैं कि उसे जल्दी बॉयफ्रेंड मिल जाए। फिर वो मेरी तरफ देखकर कहती है, ब्रदर इतने अच्छे हैं, मेडिसिन भी जानते हैं और दिल भी अच्छा है। आपके पीछे तो बहुत सारी गर्ल्स आएंगी, इसलिए मुझे अपनी थर्ड सिस्टर के लिए पहले से कोशिश करनी पड़ेगी। यह सुनकर मैं उसके हल्के सफेद पड़े होंठों को देखता हूँ। फिर मैं उसके लिए एक बॉटल मिनरल वाटर और सोडा क्रैकर्स लेकर आता हूँ। इसके बाद मैं उसे देते हुए कहता हूँ, कम बोलो, तुम अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई हो। छोटी लड़की बहुत समझदार होती है। मैं उसे जो भी देता हूँ वो चुपचाप खा लेती है। फिर जब वो मिनरल वाटर खोलने की कोशिश करती है तो उससे बॉटल खुलती नहीं है, जिस पर वो अपना छोटा सा हाथ उठाकर मेरी तरफ बढ़ाती है और कहती है, ब्रदर हेल्प। उसी टाइम मुझे लेने आई स्पेशल असिस्टेंट जियांग कार से उतरती है और ये सब देख लेती है। यह देखकर वो एकदम रुक जाती है और सोचती है, ये तो वही फेक यंग मास्टर है जिसे गीगाबाइट फैमिली ने घर से निकाल दिया था। फिर वो शियाओसी को मेरे साथ देखकर और भी हैरान हो जाती है, क्योंकि शियाओसी तो उससे पानी की बोतल तक खुलवा रही होती है। जिस पर जियांग स्पेशल असिस्टेंट के दिमाग में अचानक कुछ आता है, लेकिन वो जल्दी से खुद को संभाल लेती है और तेज कदमों से हमारी तरफ आने लगती है। फिर वो जल्दी से कहती है, मिस शियाओसी, आखिरकार मैं आपको ढूंढ पाई, अच्छा हुआ आप ठीक हैं। जिस पर छोटी लड़की तुरंत मेरा हाथ पकड़ लेती है और कहती है, ब्रोदर ने मुझे बचाया है। यह सुनकर स्पेशल असिस्टेंट जियांग मेरी तरफ झुककर बहुत पोलिटली कहती है, थैंक यू। लेकिन मैं बस उसकी तरफ बिना किसी एक्सप्रेशन के देखता हूं और कहता हूं, ये मुझे ऑलरेडी थैंक यू बोल चुकी है। मेरा ये एटीट्यूड देखकर जियांग स्पेशल असिस्टेंट कुछ देर के लिए कंफ्यूज हो जाती है। फिर वो शाओसी की तरफ देखकर कहती है, मिस शाओसी, बॉस आपको ढूंढ रही हैं, आप जल्दी कार में आइए, आपने अभी तक अपनी आफ्टरनून मेडिसिन भी नहीं ली है। यह सुनते ही छोटी लड़की सरप्राइज होकर ऊपर देखती है, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं होती कि उसकी थर्ड सिस्टर खुद यहाँ आएगी। जिस पर सामने खड़ी ब्लैक कार की विंडो थोड़ा नीचे होती है। अंदर एक इंसान का हल्का सा सिलहूट दिखाई देता है। उसकी बॉडी पतली और लंबी होती है। वो बड़ी शांति से बैठी होती है और उसके हाथ में एक छोटा कप होता है, जिसे वो धीरे धीरे अपने होंठों तक ले जाती है। उसका हर मूवमेंट इतना ग्रेसफुल होता है जैसे कोई बहुत बड़े फैमिली की लेडी हो। हालांकि उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं देता, लेकिन मुझे मेडिसिन की स्मेल बहुत अच्छे से पहचानने की आदत होती है। जैसे ही कार की खिड़की नीचे होती है, मुझे एक हल्की सी मेडिसिन की खुशबू महसूस होती है। मैं मेडिसिन को बहुत अच्छे से जानता हूँ, इसलिए मैं तुरंत समझ जाता हूँ कि कार में बैठा इंसान लंबे टाइम से बीमार है। फिर स्पेशल असिस्टेंट जियांग जल्दी से शाओसी से कहती है, मिस शाओसी, पहले बॉस से मिल लीजिए। जिस पर छोटी लड़की थोड़ा सोचती है, फिर मेरी तरफ देखकर कहती है, ब्रदर आप यहीं वेट करना, कहीं मत जाना, मैं अभी वापस आती हूँ। मैं बस सिर हिला देता हूँ। फिर छोटी लड़की जल्दी जल्दी कार की तरफ भाग जाती है। उसके जाने के बाद जियांग स्पेशल असिस्टेंट मेरे सामने एक कार्ड निकालकर बढ़ाती है और कहती है, मिस्टर जियांग, हमारी यंग लेडी को बचाने के लिए थैंक यू। ये हमारी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है, प्लीज इसे रख लीजिए। यह सुनकर मैं उसकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराता हूँ और कहता हूँ, तुम्हें मेरा सरनेम तक पता है? फिर मैं उसकी आंखों में देखकर कहता हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे थैंक यू बोलने से ज्यादा जल्दी मुझसे रिलेशन खत्म करने की है ना? यह सुनकर जियांग स्पेशल असिस्टेंट की उंगलियां हल्का सा कांप जाती हैं। फिर वो जल्दी से कहती है, मिस्टर जियांग, आपने गलत समझा। जिस पर मैं शांत आवाज में कहता हूँ, कोई बात नहीं। फिर मैं शाओसी की तरफ आखिरी बार देखता हूँ और कहता हूँ, बाद में उसे बता देना कि मैं जा रहा हूँ। इतना बोलकर मैं सीढ़ियों से उठता हूँ और बिना पीछे देखे वहां से जाने लगता हूँ। जिस पर जियांग स्पेशल असिस्टेंट राहत की सांस लेती है। फिर वो शियाओसी के सिर पर हाथ रखती है और मुस्कुराकर कहती है, जिसने तुम्हें बचाया था वो चला गया। यह सुनकर छोटी लड़की तुरंत सीधी होकर खड़ी हो जाती है और घबराकर कहती है, क्या ब्रदर कैसे जा सकता है? फिर वो जल्दी से इधर उधर देखने लगती है और कहती है, उसने तो कहा था कि वो मेरा वेट करेगा, मैंने तो उसका कांटेक्ट भी नहीं लिया। इसके बाद उसकी आंखें धीरे धीरे ठंडी हो जाती हैं। फिर वो जियांग स्पेशल असिस्टेंट की तरफ देखकर कहती है, तुमने उसे भगा दिया? यह सुनकर जियांग स्पेशल असिस्टेंट का चेहरा एकदम बदल जाता है, क्योंकि पूरे कैपिटल में कोई भी इस छोटी लड़की को नाराज करने की हिम्मत नहीं करता। वो बाकी बच्चों जैसी बिल्कुल नहीं होती। भले ही उसकी उम्र सिर्फ 5 साल हो, लेकिन वो बहुत चालाक होती है।
वो एक्टिंग करना भी जानती है और उसका टेम्पर भी बहुत ठंडा होता है। सिर्फ बॉस के सामने ही वो ओबीडियंट रहती है, बाकी टाइम उसके आसपास के लोग भी उससे थोड़ा डरते हैं। और सबसे बड़ी बात, वो कभी किसी के करीब नहीं जाती। इसलिए अभी उसे मेरे साथ इतना क्लोज देखकर जंग स्पेशल असिस्टेंट सच में हैरान हो गई थी। लेकिन अपनी ड्यूटी याद करके वो फिर भी धीरे से झुकती है और कहती है, मिस शाओसी, वो ब्रदर अच्छा इंसान नहीं है। मुझे डर है कि वो आपके पास किसी और मकसद से आया था। जिस पर छोटी लड़की तुरंत उसकी तरफ देखती है और कहती है, लेकिन ब्रदर मुझे जानता तक नहीं है, फिर उसका क्या पर्पस हो सकता है? फिर उसकी आवाज और ठंडी हो जाती है, गलती तुम्हारी है, तुमने मेरा ध्यान नहीं रखा। जिस पर वो गुस्से में कहती है, मैं रोड के किनारे बेहोश हो गई थी, मुझे हीट स्ट्रोक हुआ था। अगर ब्रदर नहीं होते तो मैं या तो मर जाती या कोई मुझे उठाकर ले जाता। तभी पीछे बैठी वुमन अचानक ठंडी आवाज में कहती है, लिंसिसी, बेकार की बातें मत करो। यह सुनते ही छोटी लड़की तुरंत चुप हो जाती है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसकी थर्ड सिस्टर सच में गुस्सा हो गई है, वरना वो उसे पूरे नाम से नहीं बुलाती। फिर छोटी लड़की धीरे से उस वुमन की गोद में घुस जाती है और उदास होकर कहती है, थर्ड सिस्टर, बहुत मुश्किल से मैंने अपने लिए एक ब्रदर इन लॉ ढूंढा था, अब सब खत्म हो गया। फिर वो मुंह फुलाकर कहती है, अब ब्रदर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करेगा, क्योंकि अभी कुछ देर पहले तक वो मेरे सामने बहुत अच्छे से बिहेव कर रही होती है। जिस पर वो वुमन धीरे से सांस लेती है और अपनी उंगलियों से छोटी लड़की का चेहरा सीधा करते हुए कहती है, मेरी शादी की चिंता तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, समझी? इतने में ड्राइवर कार स्टार्ट कर देता है। फिर कार धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है और तभी पीछे की सीट पर बैठी उस वुमन का चेहरा पूरी तरह सामने आता है। उसका चेहरा बहुत सफेद होता है, जैसे कोई लंबे टाइम से बीमार हो, लेकिन उसके बावजूद वो इतनी खूबसूरत होती है कि किसी का भी दिल रुक जाए। ऐसी वुमन पूरे कैपिटल में सिर्फ एक ही हो सकती है, लिन शुएरो। फिर लिन शुएरो धीरे से कहती है, क्योंकि उसने शियाओसी की जान बचाई है, इसलिए उसके लिए कोई गिफ्ट तैयार करो। लिन शुएरो कई लाइफ टाइम्स से जियांग टेशु के काफी क्लोज रही है, जिस पर वह पहले ही जियांग टेशु से प्यार करने लगती है। उसकी चाहत पानी की तरह इतनी गहरी होती है कि उसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। फिर वह कहती है कि कुछ दिनों बाद मैं खुद शाओसी को लेकर तुमसे मिलने आने वाली हूँ। यह सुनकर जियांग टेशु इतना ज्यादा शॉक हो जाता है कि उसके माथे पर ठंडा पसीना आने लगता है, जिस पर वह अपने बॉस की तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं कर पाता है। इसके बाद सामने से कोई जल्दी में कहता है, जल्दी करो और बॉस को पकड़ लो। ब्रदर जियांग को ढूंढना इतना मुश्किल नहीं है, आखिर उसका गीगाबाइट के साथ रिलेशन है। वह हमेशा उन्हें कुछ ना कुछ फेस देने की कोशिश करता है। जिस पर स्पेशल असिस्टेंट जियांग भी तुरंत बोलता है कि उसके पास एक आइडिया है, लेकिन अभी मुझे गीगाबाइट के लोगों से मिलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आखिर वे लोग बहुत ज्यादा शो ऑफ करते हैं। फिर भी गीगाबाइट के लोग लगातार आगे बढ़ते रहते हैं, ठीक वैसे ही जैसे अभी जब मैं बच्चों को छोड़कर वापस लौटने ही वाली होती हूँ। तभी अचानक मुझे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जिस पर मैं तुरंत पहचान जाती हूँ कि ये आवाज मेरी अडॉप्टिव मदर AI लिंक की है। उसका टोन हमेशा की तरह बेहद इरिटेटिंग और घिनौना लगता है, यहाँ तक कि वह मेरा नाम लेकर बुलाने की भी जरूरत महसूस नहीं करती है। मैं हल्का सा साइड में देखती हूँ, जिस पर थोड़ी दूर एक ग्रुप खड़ा दिखाई देता है। वहाँ मेरे अडॉप्टिव फादर जी लॉन्ग खड़े होते हैं। उनके साथ AI फैमिली की फॉरेन वाइफ एलिना भी होती है और उसके पास जी चंद्रान भी खड़ा होता है, जिसे वह वापस लेकर आई थी। उस वक्त वहां मौजूद हर इंसान के दिल में उस बूढ़े आदमी के लिए रिस्पेक्ट भरा होता है, जिस पर जी चंद्रान भी उस बड़े आदमी को देखकर एक्साइटमेंट से कांपता रहता है। वह मुस्कुराते हुए उससे कुछ कहता है और वह बूढ़ा आदमी भी उससे काफी खुश नजर आता है। फिर वह प्यार से जी चंद्रान के कंधे पर हाथ रखता है, जिसे देखकर लगता है कि वह उससे बहुत सेटिस्फाई है। लेकिन दूसरी तरफ AI लिंक का ध्यान अब भी मेरी तरफ ही होता है। वह बिल्कुल नहीं चाहती कि मैं वहां खड़ी रहूं, जिस पर वह सीधे मेरे सामने आकर रास्ता रोक देती है। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? AI लिंक पूरी कोशिश करती है कि उसकी इरिटेशन बाहर ना आए, लेकिन उसके बोलने का तरीका सब कुछ बता देता है। फिर वह कहती है, शाओचुआन, हमने तुम्हें कल ही सब कुछ साफ साफ बता दिया था। तुम्हारे रियल पेरेंट्स गांव में हैं, तुम उनके पास क्यों नहीं चली जाती? हमारे पीछे पीछे सीजर होटल तक क्यों आई हो? जिस पर वह आगे कहती है, अगर तुम्हें 10,000 कम लग रहे हैं तो मैं बाद में तुम्हें और पैसे दे दूंगी। यह कहते हुए AI लिंक की सख्त नजरें मेरे ऊपर टिक जाती हैं। उस समय मैंने बहुत ही सिंपल कपड़े पहने होते हैं, एक साधारण टी शर्ट, जीन्स और पीठ पर एक ढीला सा बैकपैक, जिस पर AI लिंक मुझे ऊपर से नीचे तक देखती है और उसके चेहरे पर साफ लिखा होता है कि जिस लड़की ने गीगाबाइट छोड़ा था वह अब इस हालत में पहुंच गई है। उसके हिसाब से इसका सिर्फ एक ही मतलब होता है कि मेरे पास अब बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। फिर वह गहरी सांस लेते हुए धीरे से कहती है, मुझे पता है कि तुम गांव वापस नहीं जाना चाहती। आखिर तुमने हमेशा अमीरों वाली लाइफ जी है, लेकिन हमारी तुम्हें पालने की कोई जिम्मेदारी नहीं है। इसके बाद वह एक कार्ड निकालती है और कहती है, मेरे पास यहाँ 50,000 वाला कार्ड भी है, इसे ले लो और जल्दी यहाँ से चली जाओ। मैं उसे ध्यान से देखती रहती हूँ। वह बाहर से तो अपनापन दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके चेहरे पर साफ नजर आता है कि वह बस मुझे जल्दी से यहाँ से हटाना चाहती है। मैं एक हाथ साइकिल के हैंडल पर रखती हूँ और हल्का सा ऊपर देखती हूँ। मैं कुछ बोलने ही वाली होती हूँ, तभी पीछे से एक आवाज आती है, ये कौन है? क्या तुम इसे जानती हो? जिस पर शाम वाले कैंप का वह बूढ़ा आदमी हमारे पास चला आता है। उसकी आंखें चमक रही होती हैं और वह काफी क्यूरियस नजर आता है। AI लिंक तुरंत उसके पास पहुंच जाती
जाती है और जल्दी से कहती है, बस एक दूर की रिलेटिव है, संयोग से यहाँ मिल गई। अभी ये छोटी है, इसलिए मैं बस इसकी थोड़ी हेल्प करना चाहती थी। यह सुनकर बूढ़ा आदमी संतुष्टि से सिर हिलाता है। फिर उसकी नजर दोबारा जी चेनरान पर जाती है। तो चेनरान भी तुम्हारे साथ आया है? जिस पर जी चेनरान तुरंत मासूम चेहरा बनाकर आगे आता है। वह पहले मेरी तरफ देखता है, जैसे उसे लगता हो कि मैं बहुत चाइल्डिश हूँ। फिर वह धीरे से कहता है, मेरी मदर ने हमेशा मुझे सिखाया है कि दूसरों की मदद करनी चाहिए। यही एक इंसान होने की सबसे जरूरी बात होती है। यह सुनकर बूढ़ा आदमी और भी ज्यादा खुश हो जाता है। फिर वह जी लॉन्ग की तरफ इशारा करते हुए कहता है, तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें इतना अच्छा बेटा मिला है। जी लॉन्ग उस समय तक शायद मेरी असली पहचान बताने के बारे में सोच रहा होता है, लेकिन जैसे ही वह बूढ़े आदमी की बात सुनता है, वह बिना किसी हेजिटेशन के फैसला कर लेता है। फिर वह मुस्कुराकर कहता है, चैनरान बचपन से ही बहुत समझदार रहा है। वह उस फेक वाले की तरह नहीं है जिसे लोगों के चेहरे पढ़ना भी नहीं आता। यह कहते हुए जी लॉन्ग थोड़ा और करीब आता है। फिर वह एआई लिंक की तरफ देखकर कहता है, मैं यहाँ हूँ, तुम लोग पहले अंदर जाओ। रिश्तेदारों की वजह से इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिस पर एआई लिंक मेरी तरफ देखती है और लंबी सांस लेती है। फिर वह धीरे से कहती है, कम से कम इसे कुछ अच्छे कपड़े पहनने की सलाह तो दो। यह बच्चा देखने में बेचारा लगता है, लेकिन इसकी आंखों में साफ लिखा है कि यह जगह इसके लिए नहीं है। आखिर यह अभी तक यहाँ से गई क्यों नहीं? मैं वहीं खड़ी होकर यह सब ध्यान से देखती रहती हूँ। वहां मौजूद हर इंसान मुझे इग्नोर करने की कोशिश करता है, लेकिन मेरी मौजूदगी इतनी स्ट्रांग होती है कि कोई भी मुझे नजरअंदाज नहीं कर पाता है। जी लॉन्ग भी मेरी तरफ देखता है। वह अपनी इरिटेशन दबाता है और फिर वह कार्ड मेरे हाथ में रख देता है। फिर वह धीमी आवाज में कहता है, शाओ चुआन, पैसे ले लो, थैंक यू बोलो और यहाँ से चले जाओ। आज चेन रान के अप्रेंटिस बनने का दिन है। मैं नहीं चाहता कि यहाँ कोई प्रॉब्लम हो। मैं पहले तक इन सब बातों को सीरियसली नहीं ले रही होती हूँ। आखिर मैं सिर्फ एक आउटसाइडर की तरह यह सब देख रही होती हूँ। लेकिन जैसे ही मैं उसकी बात सुनती हूँ, मेरे होंठों पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। 50,000 युआन, पैसे लो, थैंक यू बोलो और फिर चली जाओ। जिस पर मुझे तुरंत समझ आ जाता है कि गीगाबाइट के लोग मुझे एक ऐसी गरीब रिलेटिव की तरह दिखाना चाहते हैं जो थोड़े से पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। लेकिन जहां सबको लगता है कि मैं वह कार्ड लेकर चुपचाप चली जाऊंगी, अगले ही पल मैं वह बैंक कार्ड वापस उनकी तरफ फेंक देती हूँ। मेरी मूवमेंट इतनी फास्ट और एक्यूरेट होती है कि कार्ड सीधा वापस जाकर उनके सामने गिरता है, जिस पर वहां खड़े सभी लोग अचानक स्टंडेड रह जाते हैं। एलेना तो खुद को रोक भी नहीं पाती और जोर से चिल्ला उठती है, तुम कर क्या रही हो? हम अच्छे दिल से तुम्हारी हेल्प करना चाहते हैं और तुम इतना एटीट्यूड दिखा रही हो। अगर तुम्हें पैसे नहीं मिले तो क्या तुम भूखी नहीं मरोगी? जिस पर मैं धीरे धीरे मुस्कुराती हूँ और कहती हूँ, मिस लव, मुझे तुम्हारी एक्टिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और मिस्टर क्वान जी, यह पैसा आप ही रखिए, मिस लव को पालने के काम आएगा। आखिर एलिना जी लॉन्ग की पहली वाइफ नहीं होती है। जी लॉन्ग जब बिजनेस के सिलसिले में नानचेंग आया था, तभी वह एलिना से अट्रैक्ट हो गया था। फिर दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। असल में जी लॉन्ग को नानचेंग में एआई फैमिली की पावर चाहिए थी, जिस पर उसने छोटे शहर में रहने वाली अपनी पहली वाइफ को छोड़ दिया और एलिना को चुन लिया। लेकिन इस बात को कोई खुलकर नहीं कहता था। सीधी बात कहूं तो मेरी बातों ने अभी अभी जिलोंग और एलिना के बीच वाले प्यार के शॉकिंग इमेज को पूरी तरह खराब कर दिया, जिस पर उन्हें शायद पहली बार फील होता है कि ये लड़का इतना इजी नहीं है। पहले उन्हें क्यों नहीं लगा था कि इससे डील करना इतना मुश्किल होगा। वहां मौजूद हर इंसान का चेहरा खराब हो जाता है। वह बूढ़ा आदमी भी भौहें सिकोड़ लेता है, क्योंकि उसे साफ पता नहीं होता कि यहाँ ऐसा कुछ चल रहा है। जी चंद्रान, जिसे वापस लाया गया था, असली बात जानता है। वह काफी स्मार्ट होता है, इसलिए उसे समझ आ जाता है कि अब मुझे और बोलने देना सही नहीं होगा। जिस पर वह तुरंत बोल पड़ता है, मॉम, अब अंदर जाकर खाना खाने का टाइम हो गया है। जी चंद्रान की बात सुनकर जिलोंग और एलिना दोनों को जैसे होश आ जाता है। जिलोंग हर सिचुएशन में अपना कैरेक्टर सेट करने में सबसे आगे रहता है। वह मेरी तरफ देखता है जैसे सोच रहा हो कि तुम छोटे शहर से आए हो, इसलिए तुम्हें बोलने की तमीज नहीं है। हमारी लाइफ तुम्हारी तरह नहीं रही है। फिर वह एलिना की तरफ देखकर कहता है, आगे से जब भी किसी की हेल्प करो, थोड़ा ध्यान रखना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी काइंडनेस का गलत मतलब निकाल लिया जाए। जिस पर एलिना अब भी मेरी तरफ देख रही होती है। उसकी आंखों में सिर्फ एक चीज दिखती है और वह छिप नहीं पाती। वह सिर्फ मुझे नापसंद करती है। मैं भी उसकी तरफ देखता हूँ। मेरी आंखें आधी बंद होती हैं, डार्क और गहरी, जिस पर वह और भी कंफ्यूज हो जाती है। उसे मेरा वही एटीट्यूड याद आ जाता है और एलिना लगभग फिर से भड़कने लगती है। तभी जी चेनरान जल्दी से बोलता है, मॉम, गुस्सा मत करो, किसी आउटसाइडर के लिए इतना परेशान होना वर्थ इट नहीं है। फिर वह अलीना को देखकर कहता है, टीचर चेन जैसे बड़े लोग किसी और की बातों से आपको गलत नहीं समझेंगे। यह सुनकर साफ पता चलता है कि वह अलीना को याद दिला रहा है कि अभी यहाँ सीन क्रिएट मत करो। साथ ही वह उसे एक आसान रास्ता भी दे देता है ताकि उसकी इमेज खराब ना हो। जैसा उसने सोचा था वैसा ही होता है। एलिना जल्दी से खुद को संभाल लेती है। फिर वह एक लंबी सांस लेकर कहती है, मैं तो सच में इसकी मदद करना चाहती थी, लेकिन लगता है मैंने गलत इंसान की हेल्प कर दी। जिस पर जी चंद्रान उसे तुरंत कंफर्ट करता है, मॉम, आपकी कोई गलती नहीं है। आजकल लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा होती है। अगर आप किसी को सीधे ऐसे पैसे दे दो तो उन्हें लगता है कि आप उन्हें नीचे दिखा रहे हो।
उसकी बातों का सीधा मतलब यही होता है कि मैं गरीब हूँ। मैं हल्का सा आईब्राउ उठाता हूँ, फिर आंखें बंद करके उसे इंटरेस्ट के साथ देखने लगता हूँ। ये लड़का काफी चालाक तरीके से बात करता है। जी चंद्रन फिर मेरी तरफ देखकर बोलता है, ब्रोदर मैं अपनी मॉम की तरफ से सॉरी बोलता हूँ। अगर तुम्हें पैसे नहीं चाहिए तो फिर हमारे पीछे पीछे आने की जरूरत भी नहीं है। तुम्हारे हाथ पैर हैं, तुम खुद को सपोर्ट कर सकते हो। फिर वह थोड़ा रुककर कहता है, मुझे डर है कि मेरी मॉम फिर कुछ ऐसा बोल देगी जिससे तुम्हारी इंसल्ट हो जाए। उसकी हर बात सुनने में इतनी समझदारी वाली लगती है कि आसपास खड़े लोग भी उसकी तारीफ करने लगते हैं। वे लोग पहले उसकी तरफ देखते हैं, फिर मेरी तरफ, जिस पर सबको लगता है कि दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। उनके हिसाब से जी चंद्रन एक जनरस और काइंड इंसान है, जबकि मैं बस उसका फायदा उठाने वाला खराब सोच वाला इंसान हूँ। बूढ़े आदमी के साथ आए लोग भी सिर हिलाने लगते हैं, लेकिन यह सब देखकर मैं बस मुस्कुरा देता हूँ। मेरी आंखें जैसे सब कुछ आर पार देख रही होती हैं, जिस पर जी चंद्रन मेरी नजरों से बचने लगता है। पता नहीं क्यों, लेकिन वह मुझसे थोड़ा डरने लगता है। उसे डर लगता है उस इंसान से जो कभी उसके हिसाब से बिहेव नहीं करता। आखिर इतने सालों से उन्होंने मुझे पाला है, फिर मुझे और क्या चाहिए? क्या मैं सच में इस घर का यंग मास्टर बनना चाहता हूँ? ऐसा कैसे हो सकता है? जी चंद्रन के दिल में एक तरफ गिल्ट होता है और दूसरी तरफ वह मुझे नीचा भी समझता है, लेकिन वह कंपैरिजन करना बहुत अच्छे से जानता है। यहाँ तक कि अभी भी वह अपनी इमेज बचाने में लगा हुआ है। जी चंद्रन सही कह रहा है, बूढ़ा आदमी भी हंसते हुए बोलता है। फिर वह मेडिकल साइकोलॉजी की क्लास की तरह समझाने लगता है, किशोर उम्र के लड़कों में अक्सर ऐसा होता है, खासकर जो छोटे शहरों से आते हैं। वे हमेशा आसपास के लोगों की नजरों पर ध्यान देते हैं, लेकिन सामने वाले की अच्छी नीयत को समझ नहीं पाते। फिर वह मेरी तरफ देखकर कहता है, यंग मैन, अब जब तुम बड़े शहर में आ ही गए हो तो अपने दिल की दीवारें छोड़ दो और बाहर की दुनिया को अच्छे से देखो। मैं उसकी सारी बात चुपचाप सुनता रहता हूँ, फिर अचानक उससे एक सवाल पूछ देता हूँ जिसका किसी को भी अंदाजा नहीं होता। तुम वही हो ना जो दावा करते हो कि हर बीमारी का इलाज कर सकते हो? मेरी बात सुनकर बूढ़ा आदमी थोड़ा नाराज हो जाता है। फिर वह कहता है, हाँ मैं ही हूँ। क्यों, क्या हुआ? जिस पर मैं धीरे से बोलता हूँ, मिस्टर चैन, मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ। अगर कोई बेवकूफ इंसान आपको साफ दिखाई दे जाए तो वह छोटी बात होती है, लेकिन अगर आप अपने ही स्टूडेंट्स को पहचान ना पाओ तो वह बड़ी बात होती है। फिर मैं एक हाथ से सामने की तरफ इशारा करता हूँ, वहां ट्रैफिक लाइट के पास आपका स्टूडेंट अभी भी घुटनों के बल बैठा है। क्या आप जाकर उसे देखना चाहेंगे? मेरी बात सुनते ही बूढ़े आदमी का चेहरा बदल जाता है। वह तुरंत बोल पड़ता है, यह कैसे हो सकता है? लेकिन वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता। तभी एक आदमी जो मेडिकल स्टूडेंट जैसा दिख रहा होता है भागता हुआ वहां पहुंचता है। फिर वह घबराकर बोलता है, मास्टर बड़ी प्रॉब्लम हो गई, पता नहीं क्या हुआ, लेकिन वह सड़क पर घुटनों के बल बैठा है, कितनी भी कोशिश कर रहा है, उठ ही नहीं पा रहा। यह सुनते ही बूढ़ा आदमी एकदम फ्रीज हो जाता है। अभी तक उसके चेहरे पर जो शांति और डिग्निटी थी वह एक पल में गायब हो जाती है। वहां का माहौल अचानक बहुत ऑकवर्ड हो जाता है। उस वक्त शर्म किसे कहते हैं यह उसके चेहरे को देखकर समझ आ जाता है। अभी तक वह खुद को परफेक्ट दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका होता है। फिर वह कुछ भी कहे बिना जल्दी से वहां से निकल जाता है। उसे अब किसी चीज की परवाह नहीं होती। मैं उसे जाते हुए देखता हूँ और अंदर ही अंदर हंसता हूँ। आखिर चैन फैमिली जैसी छोटी सोच वाली फैमिली जो खुद को बहुत बड़ा समझती है, क्या वही अकेली है? वे लोग सिर्फ यह दावा नहीं करते कि वे हर बीमारी ठीक कर सकते हैं, बल्कि हर जगह से स्टूडेंट्स भी रिक्रूट करते हैं। उनके लिए लोगों का इलाज करना कोई ह्यूमैनिटी नहीं, बस एक दिखावा होता है। और उन्होंने अपने आसपास बेकार लोगों की पूरी भीड़ जमा कर रखी है। यह पूरा शो वैसे भी सिर्फ उस बूढ़े आदमी को इम्प्रेस करने के लिए किया गया था, जिस पर एआई लिंग भी जल्दी जल्दी उसके पीछे जाने लगती है। वह मुझे देखकर अंदर ही अंदर हंस रही होती है। उसके हिसाब से मैंने अब मिस्टर चेन जैसे बड़े आदमी को भी नाराज कर दिया है। उसे लगता है कि मैं गांव से आया हूं, इसलिए मुझे कुछ पता नहीं है। गीगाबाइट छोड़ने के बाद मैं कुछ भी नहीं हूं। और अब मैंने नानचिंग के पावरफुल लोगों को भी नाराज कर दिया है। उसके हिसाब से एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब मैं रोते हुए उनके पास वापस जाऊंगा और उनसे मदद की भीख मांगूंगा। मेरे लिए अब न ड्रैगन स्वॉर्ड भेजने वाला कोई है और ना ही कोई मुझे अच्छे से देखने वाला है। आज से हम ऐसे रहेंगे जैसे हमने तुम्हें कभी पाला ही नहीं था। अब से तुम्हारा रास्ता अलग, हमारा रास्ता अलग। मैं भी इस फैमिली के साथ नहीं रहने वाला और ना ही मुझे अब इस घर की कोई परवाह है। जिस पर तभी गुड मास्टर किसी को ढूंढते हुए इलेक्ट्रिक स्कूटर पर वहां आ जाता है। वह यह सब देखता है तो तुरंत उसका चेहरा खराब हो जाता है। फिर वह स्कूटर रोक देता है। मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी करने का इरादा नहीं रखा कॉमरेड, लेकिन तुम श्याओ जियांग से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? तुम बहुत रूड हो। गुड मास्टर जल्दी से बोल पड़ता है। मिरेकल डॉक्टर श्याओ जियांग हमेशा से लोकी रहा है। जब वह डेवान कम्युनिटी से गया था तब उसने बस इतना कहा था कि सब लोग उसे श्याओ जियांग बुलाएं, जिस पर गुड मास्टर को अचानक याद आता है कि अभी थोड़ी देर पहले वह ऑलमोस्ट उसका असली नाम बोल देता। फिर वह जल्दी से चुप हो जाता है, लेकिन जिलोंग उसकी बात को गलत समझ लेता है। वह गुड मास्टर को ऊपर से नीचे तक देखता है, फिर ताने मारते हुए कहता है, तो यह तुम्हारा रियल फादर है। टूटी फूटी इलेक्ट्रिक स्कूटर पर आया है, एक कार तक अफोर्ड नहीं कर सकता। फिर वह मेरी तरफ देखकर बोलता है,
तुम सच में कहीं के नहीं रहे। गांव से आए लोग वैसे भी ऐसे ही होते हैं। पता नहीं किस जमाने में जी रहे हो, अभी भी चाइनीज ट्यूनिक सूट पहनकर घूम रहे हो। जिलोंग की बातों में ताना साफ दिखाई देता है, लेकिन गुड मास्टर कुछ देर तक समझ ही नहीं पाता। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है। वह सोचता है कि अगर वह सच में मिरेकल डॉक्टर श्याओ जियांग का बाप होता तो कितना अच्छा होता, लेकिन वह खुद को उसके लायक भी नहीं समझता। उसके हिसाब से अगर उसका अपना बेटा श्याओ जियांग जितना भी काबिल होता तो वह सपने में भी खुश हो जाता। जिलोंग को उसकी रिएक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह मुड़कर जाने लगता है। उसे लगता है कि हम जैसे लोग जिंदगी भर ऐसे ही रहेंगे। मैं उसकी तरफ देखता हूँ, फिर सिक्योरिटी गार्ड के पास से निकलने की कोशिश करता हूँ। मेरी पोजीशन ऐसी नहीं है कि मैं जिलोंग जैसे इंसान से बहस करूं, वह बहुत बेकार होता। जिस पर मैं सिर नीचे करता हूँ और गुड मास्टर के लिए गेट खोल देता हूँ। जैसे ही जिलोंग होटल लॉबी के अंदर जाने लगता है, वह एक बार फिर पीछे मुड़ता है। फिर वह मेरी और गुड मास्टर की तरफ उंगली करके घमंड से बोलता है, क्या देख रहे हो? मैंने पहले ही कहा था यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है, फिर भी पीछे पीछे चले आ रहे हो। गुड मास्टर अब और बर्दाश्त नहीं कर पाता। जैसे ही वह अपना वर्क कार्ड निकालता है, वहां खड़ा सिक्योरिटी गार्ड उसे देखते ही घबरा जाता है। चाहे वह कितना भी अनपढ़ हो, फिर भी इतना समझ सकता है कि सामने खड़ा इंसान कोई बड़ा आदमी है। जिस पर सिक्योरिटी गार्ड के पैर कांपने लगते हैं। फिर वह हकलाते हुए बोलता है, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि लीडर आए हैं। फिर वह जल्दी से झुककर कहता है, डायरेक्टर प्लीज अंदर आइए। गुड डायरेक्टर उसकी तरफ देखता है और शांत आवाज में बोलता है, सीजर होटल एक इम्पोर्टेंट होटल है, इसकी चेकिंग होनी चाहिए। यह सुनते ही सिक्योरिटी गार्ड के माथे पर ठंडा पसीना आ जाता है। फिर वह कुछ बोलने ही वाला होता है, तभी गुड डायरेक्टर मुड़कर मेरी तरफ देखता है और कहता है, मिरेकल डॉक्टर श्याओ जियांग, बाकी मैं संभाल लूंगा। मैं बस हाथ हिलाकर उसे जाने का इशारा कर देता हूँ, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड जैसे ही मिरेकल डॉक्टर वाला टाइटल सुनता है, उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर मैं कौन हूँ। यहाँ तक कि इतना बड़ा डायरेक्टर भी मुझे मिरेकल डॉक्टर कहकर बुला रहा है, जबकि अभी थोड़ी देर पहले एआई फैमिली वाले कह रहे थे कि मैं बस उनका कोई गरीब डिस्टेंट रिलेटिव हूँ। जिस पर सिक्योरिटी गार्ड को लगने लगता है कि अब उसकी जॉब गई। वह वहीं जमीन पर बैठ जाता है। उसके अंदर अब वापस उठने तक की हिम्मत नहीं बचती। फिर गुड डायरेक्टर होटल मैनेजर को बुलाता है। मैनेजर आते ही कुछ शब्दों में सिक्योरिटी गार्ड को हटाने का ऑर्डर दे देता है। मैनेजर मुझे देखकर हैरान नहीं होता। फिर वह पूछता है, डॉक्टर शाओजंग, क्या आप भी उस पेशेंट को देखने आए हैं? मैं कैजुअली जवाब देता हूँ, पहले ऐसा था लेकिन अब नहीं। गुड डायरेक्टर मुझसे वजह नहीं पूछता, वह बस हल्का सा मुस्कुराता है। फिर धीरे से कहता है, अगर आप पेशेंट नहीं देखना चाहते तो चलिए वापस चलते हैं, कम्युनिटी में दोनों बुजुर्ग आपका इंतजार कर रहे हैं। फिर वह ऊपर आसमान की तरफ देखता है और कहता है, इतनी गर्मी है, मुझे डर है कि कहीं उन्हें हीट स्ट्रोक ना हो जाए। बोलते बोलते वह अपनी आवाज और धीमी कर देता है, डॉक्टर श्याओ जियांग, अनहे काउंटी से कुछ लोग हमारी कम्युनिटी में आए हैं। वे कह रहे थे कि वे आपको ढूंढ रहे हैं। मैंने उन्हें पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए मैंने उन्हें अंदर नहीं आने दिया। अनहे काउंटी का नाम सुनते ही मुझे थोड़ा फेमिलियर लगता है। आखिर जब गीगाबाइट वालों ने मुझे निकाला था, तब उन्होंने भी इसी जगह का जिक्र किया था। जिस पर मैं कुछ देर सोचता हूँ, फिर हल्का सा मुस्कुरा देता हूँ। लगता है मेरे रियल पेरेंट्स आ गए। उधर कम्युनिटी के बाहर कुछ लोग खड़े होते हैं। उनमें कुछ बड़े लोग होते हैं और उनके साथ कुछ यंग वुमेन भी होती हैं। उन सबका ड्रेसिंग और पर्सनालिटी देखकर साफ लगता है कि वे किसी अमीर फैमिली से हैं। उनके बीच में एक बूढ़ा आदमी भी होता है, जिसे वे संभाल कर खड़ा किए होते हैं। दूर से देखने पर ही पता चल जाता है कि वे लोग किसी बड़े घर से आए हैं। जिस पर गुड डायरेक्टर को लगता है कि शायद ये लोग मिरेकल डॉक्टर श्याओ जियांग के पेशेंट के फैमिली मेंबर होंगे। आखिर हाल ही में बहुत सारे लोग कम्युनिटी में उसे ढूंढने आ रहे थे। उनमें से कई तो पास वाले शहरों से भी आए थे, इसलिए उसे ऐसा सोचना अजीब नहीं लगता। फिर वह धीरे से बोलता है, डॉक्टर श्याओ जियांग, चलिए वापस चलते हैं, दोनों बुजुर्ग आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं सिर हिलाता हूँ और गुड डायरेक्टर भी मुस्कुराकर वापस चल देता है। दूसरी तरफ एमन कम्युनिटी के बाहर जियांग फैमिली के लोग काफी परेशान हो रहे होते हैं। जियांग फैमिली की कुछ यंग लेडीज काम में बिजी होती हैं, इसलिए उन्हें पहले वापस जाना पड़ता है। जिस पर मिस्टर जियांग बिजनेस कार में बैठा होता है। उसका चेहरा बहुत खराब दिख रहा होता है। फिर वह गुस्से में बोलता है, क्या तुमने नहीं कहा था, हाँ ने कहा था कि 7th यंग मास्टर यहीं रहता है? फिर यहाँ का हर इंसान क्यों कह रहा क्या तय नहीं है? जिस पर सामने वाला तुरंत सिर झुकाकर कहता है, मैं दोबारा चेक करता हूँ। मोटा आदमी ठंडा पसीना पोंछता है। आनही काउंटी से आए लोगों ने कहा था कि गीगाबाइट ने गलत 7th यंग मास्टर को पहचान लिया था, जिस पर उसके आदमी पहले ही पता करने भेज दिए गए थे। हो सकता है कि असली 7th यंग मास्टर अभी भी गीगाबाइट में ही हो। मिस्टर जियांग का चेहरा और भी भारी हो जाता है। उसकी मौजूदगी ही इतनी दबाव वाली होती है कि कोई कुछ बोल नहीं पाता। फिर वह ठंडी आवाज में कहता है, मैं खुद जाऊंगा अभी। यह सुनते ही कई लोग तुरंत कार से उतर जाते हैं। मिस्टर जियांग गुस्से में कुछ बार जोर से चिल्लाता है। पिछले कुछ सालों से वह अपने पोते को याद करके पहले ही काफी कमजोर हो चुका होता है। फिर ऊपर से अनहे काउंटी जाने के बाद उसके फेफड़ों में भी इन्फेक्शन हो गया था। जिस पर साथ आए डॉक्टर घबराकर बोलते हैं, मिस्टर जियांग, आपका शरीर अब और नहीं संभाल पाएगा, आपको तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। अगर आप बीजिंग वापस नहीं जाना चाहते तो पहले नानचिंग में ही इलाज करवा लेते हैं। फिर वह धीरे से कहता है, एमन कम्युनिटी में हमारे लोग हैं। 7th यंग मास्टर की खबर मिलते ही हमें पता चल जाएगा। शुरू में मिस्टर जियांग बिल्कुल नहीं मानता, लेकिन
लेकिन जब उसे तेज बुखार होने लगता है तब वह मजबूरी में चुप हो जाता है, जिस पर जियांग फैमिली का ड्राइवर बिना कुछ कहे तुरंत कार घुमा देता है और एमन कम्युनिटी से निकल जाता है। लेकिन कार में बैठे किसी इंसान को यह तक पता नहीं चलता कि उसी वक्त एक लड़का साइकिल चलाते हुए उनके पास से निकलता है। शाओजियांग, तुम आखिर वापस आ ही गए। कम्युनिटी के गेट पर फल बेचने वाली आनजांग सबसे पहले मुझे देखकर मेरे पास आ जाती है। फिर वह जल्दी से कहती है, शाओहाओ, तुम जानते भी हो क्या हुआ। कुछ अजीब से लोग तुम्हें ढूंढ रहे थे, बड़े सस्पिशियस लग रहे थे। बाहर जिसे सब लोग लीडर बोलते हैं वही गुड डायरेक्टर कम्युनिटी के अंदर सिर्फ एक अच्छा इंसान बनकर रहता है। इससे साफ पता चलता है कि आन जांग की भी यहाँ अच्छी पहचान है। लेकिन मैं इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। मैं बस हंसते हुए हाथ उठाता हूँ और आंट झांग को पैसे दे देता हूँ। फिर मजाक में बोलता हूँ, तो ये है गुड डायरेक्टर का काम। जिस पर आंट झांग हंसने लगती है। वह अकेला आया था और गुड डायरेक्टर उसके पीछे पीछे इलेक्ट्रिक स्कूटर पर आया। काम करने में वह हमेशा अच्छा रहता है। फिर वह बड़े गर्व से गुड डायरेक्टर की तारीफ करने लगती है। मैं भी मना नहीं करता। फिर तो गुड डायरेक्टर को थैंक्स कहना पड़ेगा। मैं मुस्कुरा कर बोलता हूँ, आखिर पड़ोसियों के बीच यही होता है। तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इससे रिश्ता और अच्छा हो जाता है। अगर मैं उसके साथ बहुत फॉर्मल हो जाऊं तो शायद गुड डायरेक्टर आगे मेरी हेल्प ना करे। शुरू से ही गुड डायरेक्टर को लगता था कि मेरे अंदर बहुत पोटेंशियल है। अब तो वह मुझसे और भी ज्यादा इंप्रेस हो गया था। उधर सीजर होटल में जी लॉन्ग फोन पर बात करते हुए अचानक भौहें सिकोड़ लेता है। फिर वह सख्त आवाज में पूछता है, क्या कहा तुमने? अनह काउंटी से लोग आए हैं। फोन के दूसरी तरफ वही बटर होता है जिसने मुझे पहले दिन घर से निकाला था। वह तुरंत जवाब देता है, यस मिस्टर जी। वे लोग उस फेक यंग मास्टर के बारे में पूछ रहे हैं। वे उसका करंट एड्रेस जानना चाहते हैं। यह सुनते ही जी लॉन्ग को अभी थोड़ी देर पहले वाला टूटा फूटा इलेक्ट्रिक स्कूटर याद आ जाता है। फिर उसकी आंखों में इरिटेशन भर जाती है, जिस पर वह ठंडी आवाज में बोलता है, अब समझ आया, इसलिए उसने अभी पैसे नहीं लिए। उसे लगा होगा कि रकम कम है। फिर वह और गुस्से में कहता है, ये फैमिली सच में बेशर्म है। अब वे हमारे फैमिली से कनेक्शन जोड़ना चाहते हैं। बटलर भी गुस्से में भर जाता है। मैं अभी जाकर उन्हें भगा देता हूँ। ऐसे लोगों से डील करना मुझे आता है। लेकिन जी लॉन कुछ देर सोचता है, फिर बोलता है, बहुत ज्यादा सीन मत करना। आखिर हमें भी अपनी इमेज बचानी है। चिंता मत कीजिए, मैं समझ गया। बटलर तुरंत जवाब देता है, जिस पर जी लॉन्ग फोन रख देता है और वापस अंदर जाकर टोस्ट करने लगता है। उसके दिमाग बस एक ही बात चल रही होती है, जल्दी ही चेन रन चेन फैमिली का डिसिप्लिन बन जाएगा और चेन फैमिली की मेडिकल फील्ड में जो रेप्यूटेशन है उसके सहारे वे लिन फैमिली तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद उसकी करियर पूरी तरह स्मूथ हो जाएगी। उधर मैं पहले ही घर लौट चुका होता हूँ। मैं अभी आराम करने ही वाला होता हूँ। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि इतने लोग मुझे ढूंढने आएंगे। यहाँ तक कि मुझे पानी पीने का भी टाइम नहीं मिलता। तभी मेरा फोन लगातार बजने लगता है। मैं उसे खोलता हूँ तो अंदर बहुत सारे मैसेज पड़े होते हैं। बॉस, लिन फैमिली की तरफ से जो गेस्ट लिस्ट आई थी वह आपको मिली या नहीं? बॉस, मैंने अपने फैमिली वालों से ऑलरेडी बात कर ली है। बस आपके आने का इंतजार है। बॉस, आपके साथ कुछ हुआ तो नहीं? मैं वहां गया था लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे अंदर नहीं जाने दिया। वह सिक्योरिटी गार्ड सच में बहुत बेवकूफ है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी का इतना इंपॉर्टेंट मौका एक सिक्योरिटी गार्ड की वजह से खराब हो जाएगा। बॉस, आप कहाँ हैं? मैं अभी कार लेकर आपको लेने आता हूँ। मैं एक घूंट पानी पीता हूँ, फिर रिप्लाई करता हूँ, जरूरत नहीं है, मैं घर पर हूँ। अभी बाहर आना कन्वीनियंट नहीं है। उधर हुआंग अंकल और यंग मास्टर दोनों बार बार इधर उधर घूम रहे होते हैं। फिर मैसेज आता है, बॉस, मेरी रिस्पेक्ट के लिए ही सही, एक बार फिर आ जाइए प्लीज। मैं हल्का सा मुस्कुराता हूँ, फिर रिप्लाई करता हूँ, अंकल हुआंग, आप मेरे रूल्स जानते हैं। हर इंसान का अपना अलग फेट होता है। मैसेज भेजने के बाद मैं फोन बंद कर देता हूँ। फिर सामने बैठे बूढ़े आदमी की तरफ देखता हूँ जो मुझसे कंसल्ट कराने आया होता है। मैं उससे पूछता हूँ, क्या प्रॉब्लम है? बूढ़ा आदमी अपना हाथ उठाने की कोशिश करता है लेकिन उसका आर्म ऊपर नहीं उठता। उसके कपड़ों को देखकर लगता है कि वह बाहर से आया है। वह कम्युनिटी का नहीं होता। लेकिन आसपास के लोग जानते हैं कि मैं किसी पेशेंट से उसकी आइडेंटिटी या बैकग्राउंड नहीं पूछता। जब तक वह संडे को आ जाए मैं उसे फ्री में देखता हूँ। मैं उसके कंधे को हाथ लगाकर चेक करता हूँ, फिर कहता हूँ, आपको ठंड लग गई है? साथ में आपकी हड्डियां भी थोड़ी लूज हो गई हैं। आप काफी टाइम से एक ही साइड सो रहे हैं। फिर मैं धीरे से बोलता हूँ, आगे से थोड़ा ध्यान रखिए, बहुत ऊंचा पिलो लेकर मत सोइए। और एक्टिविटीज होती है। बूढ़ा आदमी जैसे ही उन्हें स्मेल करता है उसकी आंखें और भी बड़ी हो जाती हैं, जिस पर वह तुरंत कहता है, बस इतना ही है, किसी एक्सरे की जरूरत नहीं है और ना ही किसी सर्जरी की। यह सुनकर मैं खुश हो जाती हूँ। इतने छोटे से प्रॉब्लम के लिए कैसी सर्जरी चाहिए? जिस पर तुम अपना आर्म आगे बढ़ाते हो और बूढ़ा आदमी भी अपना आर्म आगे बढ़ाता है। उसके एक्सप्रेशन में अभी भी थोड़ी नर्वसनेस और बटरफ्लाइज होती है, जिस पर वो उसका आर्म पकड़ता है, फिर अपनी फिंगर टिप्स से उसके एक्यूपंक्चर पॉइंट्स को टैप करता है और फिर जोर से उसका हाथ ऊपर उठाता है। तभी एक क्लिक की आवाज आती है। इससे पहले कि बूढ़ा आदमी रिएक्ट कर पाता, मैं हंस पड़ती हूँ और कहती हूँ, अब ट्राई करके देखो। जिस पर बूढ़ा आदमी अपनी आंखें फैलाकर अपना हाथ हिलाता है। फिर मैं अपना फेस नीचे कर लेती हूँ और ज्यादा इंटेलेक्चुअल बनने की हिम्मत नहीं करती। ठीक है, यह सच में ठीक हो गया है, मैं इसे ऊपर उठा सकता हूँ। बूढ़े आदमी की आंखें लाल हो जाती हैं और वह मेरा हाथ
कसकर पकड़ लेता है। डॉक्टर, आपका बहुत धन्यवाद। मैं बहुत सारे बड़े हॉस्पिटल्स गया था, यहाँ तक कि मेरे एम्प्लॉयर एन ने भी कहा था कि ये आर्म ठीक करने के लिए ऑपरेशन करना पड़ेगा। जिस पर वह आगे कहता है कि वह एक छोटे प्लेस से आया है, उसके घर में बिल्कुल पैसे नहीं हैं, इसलिए उसने सोचा था कि अगर यह नहीं हो पाया तो वह बस छोड़ देगा। लेकिन लकली आज वह मुझसे मिल जाता है। आप सच में एक बोधिसत्व हो जिसने हर तरह की तकलीफों को पार किया है। बूढ़ा आदमी बस वहां से गुजर रहा था। उसने देखा कि वहां लोग खड़े होकर देख रहे हैं, इसलिए उसने भी अपनी लक ट्राई करने का सोचा था, लेकिन उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वह ठीक हो जाएगा। और जब उसे पता चलता है कि मैंने उससे एक भी पैसा नहीं लिया तो वह मेरे सामने घुटनों के बल बैठने लगता है, जिस पर मैं तुरंत उसे रोकती हूँ और उसके हाथ पकड़कर ऊपर कर देती हूँ। ओल्ड मैन, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये बस एक नॉर्मल प्रॉब्लम है। चाइनीज मेडिसिन डॉक्टर्स इसे ऐसे ही ठीक कर देते हैं। नॉर्मल प्रॉब्लम? बूढ़ा आदमी कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन फिर वह कहता है, डॉक्टर चेन ने कहा था कि ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन ऑपरेशन की फी बहुत ज्यादा है। 1 मिलियन लगेगा, पूरे 1 मिलियन। यह सुनते ही आसपास खड़े सभी लोग भी शॉक में आ जाते हैं, क्योंकि आम लोगों के लिए यह किसी डिजास्टर से कम नहीं है। जिस पर कोई गुस्से में कहता है, यह डॉक्टर चेन आखिर कर क्या रहा है? क्या वह लोगों को लूट रहा है? आन झांग सबसे पहले नाराज होती है। वह कहती है, वो तो पुराने लीडर्स हैं जो हमेशा लोगों की सबसे ज्यादा केयर करते थे। बाकी लोग भी गुस्से में आ जाते हैं और अच्छे डायरेक्टर के खिलाफ बोलने लगते हैं। श्याओ, बाद में अपना अच्छे से ख्याल रखना। मेरे प्यारे डायरेक्टर वेन यान के माथे पर पसीना आने लगता है। फिर वह जल्दी से कहता है, मैं माफी चाहता हूँ, मैं ये नहीं कहना चाहता था, लेकिन इतने मिलियंस? कैसी सर्जरी होती है जिसमें इतना पैसा लगता है? इसमें जरूर करप्शन है। बूढ़ा आदमी कुछ समझ नहीं पाता, जिस पर वह कहता है, लेकिन डॉक्टर चेन तो नानचेंग का सबसे बड़ा डॉक्टर माना जाता है। एमएन काउंटी के लोग कहते हैं कि उसका स्पेशलिस्ट नंबर लेना भी बहुत मुश्किल है, लोगों को लाइन में लगना पड़ता है। मेरे बेटे बंगा ने उसका नंबर लेने के लिए 3 दिन तक वेट किया था। अतना हॉस्पिटल के बाहर जितने भी लोग आते हैं सब डॉक्टर चेन को ही दिखाने आते हैं। ऐसा डॉक्टर भी करप्ट हो सकता है? यह सुनकर अच्छे डायरेक्टर गहरी सांस लेता है और फिर कहता है, मैं बूढ़े आदमी को ब्लेम नहीं करता। चैन फैमिली सच में नानचेंग की 4th जनरेशन मेडिकल फैमिली का हेड है। किसी डॉक्टर को चूज करना भी एक तरह का फैसला होता है। खासकर पिछले 6 महीनों में उन्होंने बहुत सारे सीरियस पेशेंट्स को ट्रीट किया है। जैसे ही एन यह बात कहता है, बूढ़ा आदमी हल्का सा हंस देता है। चैन फैमिली जैसी बड़ी फैमिली झूठ नहीं बोलेगी, लेकिन यह सुनकर आंट जांग और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो लोग सिर्फ बूढ़ों को बेवकूफ बना रहे हैं। जिस पर आंट जांग गुस्से में झांग चेन की तरफ देखकर कहती है, तुम फिर से मेरी बात भूल गए। मैं सिर उठाकर झांग चेन की तरफ देखती हूँ, लेकिन वह नजरें नहीं हटाता। जिस पर आंट झांग और ज्यादा गुस्से में अपना हाथ झटक देती है। मैं परेशान हो चुकी हूँ, सच में बहुत परेशान हो चुकी हूँ। तुमने कहा था कि यह डॉक्टर अपनी रूट्स नहीं भूलेगा, लेकिन अब उसे इसका रिवॉर्ड मिलेगा। मैं शांत आवाज में बोलती हूँ। मेरी आवाज ना तेज होती है और ना ही धीमी। ऊपर से देखने पर मेरे चेहरे पर कुछ नजर नहीं आता, लेकिन जो लोग मुझे अच्छे से जानते हैं वह समझ जाते हैं कि मैं जितनी ज्यादा शांत होती हूँ उतनी ही ज्यादा डेंजरस होती हूँ। ऐसा लगता है कि मैं हाल ही में कुछ ज्यादा ही अच्छे टेम्पर में रही हूँ, जिसकी वजह से कुछ लोग तियानई पैविलियन की प्रेस्टीज भूल चुके हैं। यह बूढ़े आदमी की बीमारी साफ तौर पर एक बेसिक ओल्ड एज डिजीज है। ऐसी बीमारी आम डॉक्टर्स को भी समझ आ जाती है। डायग्नोसिस गलत नहीं हो सकता था, लेकिन फिर भी चैन फैमिली ने सर्जरी सजेस्ट की, जिस पर आंट जांग और बाकी लोग सही साबित होते हैं। यहाँ क्लियरली मेडिकल करप्शन हो रहा है। वह लोग आम लोगों को टारगेट करते हैं जो कुछ नहीं समझते, फिर उन्हें रैंडम मेडिसिन लिख देते हैं और उनके पैसे ठग लेते हैं। यह सोचकर मेरे होंठों के किनारे हल्के से ऊपर उठते हैं, लेकिन मेरी आंखों में ठंडा लुक आ जाता है। फिर बिना कुछ कहे, जब कोई ध्यान नहीं दे रहा होता, मैं अपना फोन निकालती हूँ। मेडिकल फील्ड के अंदर एक डार्क नेटवर्क होता है जिसके बारे में बाहर के लोगों को बहुत कम पता होता है। वहां सिर्फ मेडिकल एक्सपर्ट्स होते हैं। जिसके बाद मैं उस डार्क नेटवर्क में लॉग इन करती हूँ और फिर मैं सिर्फ एक लाइन भेजती हूँ, आज से नया अकाउंट शुरू होगा। तियानई पैविलियन अब चैन फैमिली को किसी भी तरह की मेडिसिन या हेल्प प्रोवाइड नहीं करेगा जिसमें मेडिकल सीक्रेट्स और तियान सिनकाओ भी शामिल है। डार्क नेटवर्क तुरंत चैन फैमिली को ब्लॉक करेगा। आगे से अगर चैन फैमिली मेडिसिन मांगने आएगी तो तियानई पैविलियन किसी को एक्सेप्ट नहीं करेगा, और जो भी उनकी मदद करेगा उसे हमेशा के लिए तियानई पैविलियन से निकाल दिया जाएगा। जैसे ही ये वर्ड्स सामने आते हैं, पूरा डार्क नेटवर्क एक्सप्लोड कर जाता है। तियानई पैविलियन ने सीधे हमला कर दिया है। मुझे तियानई पैविलियन का व्हाइट टाइगर मिला है। मैं अभी नोटिस भेजता हूँ। होली हैंड का स्टाइल हमेशा से सिर्फ एक वर्ड पर चलता है, लेकिन इस बार उसने इतनी फोर्स के साथ चैन फैमिली को डार्क नेटवर्क से बाहर निकाल दिया है। यहाँ तक कि तियानई पैविलियन भी अब चैन फैमिली के किसी मेडिसिन रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करेगा। जिस पर सभी लोग सोचने लगते हैं कि आखिर चैन फैमिली ने होली हैंड को कैसे नाराज कर दिया, जो पूरा तियानई पैविलियन उनके खिलाफ खड़ा हो गया है। अगर नानचेंग के मास्टर्स अब चैन फैमिली को नहीं चुनेंगे तो फिर मेडिकल हेल्प के लिए किस फैमिली को चुनेंगे? और इसी एक्सपेक्टेशन के साथ बाकी एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज भी एक्टिव होने लगती हैं। फिर सब लोग जल्दी जल्दी मुझे प्राइवेट मैसेजेस भेजने लगते हैं। उनमें से यंग मास्टर हुआंग सबसे ज्यादा सस्पेक्ट लगता है। बॉस, यिंगमिंग को हमारे साथ कोऑपरेट करने के लिए किसी दूसरी फैमिली को चूज करना चाहिए था। इतनी बड़ी, पहले कभी न मिलने वाली दौलत आखिरकार अब हमारी हुआंग फैमिली की बारी आई है।
जिस पर मैं इन मैसेजेस का कोई जवाब नहीं देती। एक्सपल्सन ऑर्डर जारी होने के बाद मैं फिर से अपना फोन बंद कर देती हूँ और अपनी मेडिकल कंसल्टेशन कंटिन्यू करती हूँ। किसी ने भी नहीं सोचा होता कि रोड के किनारे वाले स्क्वायर में बैठकर फ्री ट्रीटमेंट देने वाली एक छोटी सी लड़की वही मिरेकल डॉक्टर है जो पूरे नानचेंग की सिचुएशन कंट्रोल करती है। इसी बीच बूढ़ा आदमी डॉक्टर चैन यानी चेन ई को कॉल करता है। उस वक्त चेन ई सीजर होटल के एक प्राइवेट रूम में बैठा होता है और गिफ्ट्स कलेक्ट कर रहा होता है। हालांकि आज उसे एक ऐसा लड़का मिला था जो खुद मरने पर तुला हुआ लगता था, लेकिन जी फैमिली का उनके पास आना उसे काफी राहत देता है। डिनर टेबल पर एलिना चैन रान को खुश करने की कोशिश करती है। फिर वह जल्दी से टी उठाकर कहती है, जल्दी अपने मास्टर को टी सर्व करो। जिस पर चेन रान खुद को बड़ा नोबल दिखाने की कोशिश करता है और मिस्टर चेन को पूरा फेस देता है। मास्टर आपकी टी। यह देखकर मिस्टर चेन खुश हो जाता है। फिर वह कहता है, आज से तुम मेरी अप्रेंटिस हो चैन यी। अब हम जिस हॉस्पिटल में चाहें वहां जा सकते हैं। यह सुनकर एलिना और जी लॉन्ग दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। टेबल पर बैठे बाकी लोग भी सेलिब्रेशन के लिए टोस्ट उठाने ही वाले होते हैं। तभी अचानक डोर जोर से खुलता है और एक आदमी अंदर भागता हुआ आता है। वह घबराकर कहता है, मिस्टर चैन बहुत बुरा हो गया। यह सुनते ही चेन यी का मूड खराब हो जाता है। वह आदमी जल्दी से अपना मोबाइल आगे बढ़ाता है और मुश्किल से कहता है, त्यानी पैविलियन ने चेन फैमिली को ब्लॉक कर दिया है क्या? यह सुनते ही मिस्टर चेन का चेहरा सफेद पड़ जाता है। उसका हाथ कांपने लगता है और उसके हाथ में पकड़ी हुई गर्म टी नीचे गिर जाती है। गर्म टी गिरने से चेन रान भौहें चढ़ा लेता है। मास्टर। लेकिन इस वक्त चेन यी को किसी की परवाह नहीं होती। वह तुरंत फोन छीनकर देखने लगता है। फिर जैसे ही वह होली हैंड की तरफ से जारी किया गया ऑर्डर पढ़ता है, उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। उसके दिमाग में जैसे सब कुछ एक साथ चढ़ जाता है। फिर वह एकदम से लड़खड़ाता है और चेयर पर गिर जाता है। यह कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो गया? बिना किसी वार्निंग के अचानक ऐसा क्यों हुआ? आखिर किसने किया? जिस पर वह वहां मौजूद मेडिकल स्टूडेंट्स पर चिल्लाने लगता है। उसके बाल बिखर जाते हैं और वह गुस्से में कहता है, किसने तियानई पैविलियन को नाराज किया? लेकिन स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड होकर सिर हिलाते हैं। मास्टर हमें नहीं पता यह तियानई पैविलियन क्या है। जिस पर चेन यी एक पल के लिए रुक जाता है। उसे याद आता है कि मेडिकल फील्ड में सिर्फ बड़े लोग या ओवरसीज चाइनीज ही तियानई पैविलियन के बारे में जानते हैं। हर साल तियानई पैविलियन बड़े हॉस्पिटल्स और बड़ी मेडिकल फैमिलीज को मेडिकल हेल्प देता है। पिछले एक साल में चेन फैमिली बाकी 3 बड़ी मेडिकल फैमिलीज को दबा पाई थी, तो उसकी वजह भी तियानई पैविलियन से मिली सपोर्ट थी। आम मेडिकल स्टूडेंट्स और छोटी मेडिकल फैमिलीज के लिए उनसे कांटेक्ट करना नामुमकिन होता है। लेकिन अब जब तियानई पैविलियन ने पूरी चेन फैमिली को ब्लॉक कर दिया है, तो आगे चेन फैमिली क्या करेगी? यह सोचकर चेन यी पीछे हट जाता है और आगे सोचने की भी हिम्मत नहीं करता। उसे अब भी समझ नहीं आता कि जिस लड़के को उसने आज एक मरने को तैयार पागल लड़का समझा था, वही आगे चलकर चेन फैमिली के खत्म होने की वजह बन जाएगा। चेन यी अब भी समझ नहीं पाता। चेन फैमिली हमेशा से तियानई पैविलियन को अपनी सबसे बड़ी ताकत मानती थी। फिर उन्हें ब्लॉक कैसे किया जा सकता है? क्या हॉस्पिटल में उन्होंने हाल ही में जो किया वह तियानई पैविलियन को पता चल गया? यह सोचकर वह और घबरा जाता है, क्योंकि वह लोग हमेशा सिर्फ गरीब और बिना बैकग्राउंड वाले लोगों को ही टारगेट करते थे। फिर तियानई पैविलियन को यह सब कैसे पता चला? इसी बीच एआई लिंग उसके चेहरे का एक्सप्रेशन देखकर आगे आती है और उसे समझाने लगती है, बस एक छोटी सी फैक्शन है। नानचेंग में कौन नहीं जानता कि चेन फैमिली कितनी पावरफुल है? क्या तुम सच में किसी बाहर वाले से डर रहे हो? यह सुनकर चेन यी अंदर ही अंदर आंखें घुमा देता है। वह मन ही मन सोचता है, तुम्हें क्या पता यह कैसी फैक्शन है? क्या तुम्हें पता भी है कि तियानी पैविलियन कहाँ है? तियानई पैविलियन कोई आज की चीज नहीं है, वह 100 साल पहले से मौजूद है। लेट चिंग डायनेस्टी के वक्त हुआंगशेंग के रॉयल पैलेस में वही था। उस मुश्किल समय में उसने ना जाने कितने लोगों की जान बचाई थी, लेकिन वह यह बात जोर से नहीं कहता। चेन यी के एक्सपीरियंस के हिसाब से वह सबके सामने यह नहीं कह सकता कि चेन फैमिली लगभग खत्म होने वाली है। इस वक्त उसे बस इन छोटी फैमिलीज को शांत रखना है जिन्होंने दुनिया नहीं देखी। फिर वह धीरे से कहता है, तुम सही कह रही हो। पिछले कई सालों में मेडिकल फील्ड में चेन फैमिली कितनी स्ट्रांग रही है ये सबको पता है। बात को बदलने के लिए चेन यी धीरे से अपना टोन नॉर्मल करता है। वह यह नहीं बताता कि उसके ओवरसीज अवार्ड और डायग्नोस्टिक ड्रग एनालिसिस तक सब तियानई पैविलियन नहीं दिए थे। फिर वह लंबी सांस लेकर लो प्रोफाइल में कहता है, लेकिन चेन फैमिली की भी कुछ कमियां हैं। जैसे इस बार मिस लिन की फैमिली का ट्रीटमेंट करने के लिए एक चाइनीज मेडिसिन की कमी है। जिस पर वह आगे कहता है, हमें तियान शिन काओ चाहिए। अगर वह मिल जाता तो मुझे दूसरी मेडिसिन यूज नहीं करनी पड़ती। यह सुनकर मैं अपनी आंखें नीचे करती हूँ और ऐसे कैजुअली बोलती हूँ जैसे मुझे कोई खास बात याद आई हो। मुझे याद है मेरी ग्रैंडमा के घर पर इस तरह की बहुत सारी हर्ब्स थीं। वहां एक मेडिसिन बुक भी थी। यह सुनते ही ओल्ड मास्टर चेन तुरंत मेरी तरफ मुड़ता है और सरप्राइज होकर पूछता है, तुम्हारे घर में अभी भी वो चीजें हैं? मैं कैजुअली कहती हूँ, वो सब पुरानी चीजें हैं, एम्बुलिंग चीजें हैं। ग्रैंडमा ने उन्हें ऐसे ही संभाल कर रखा था। सब पुराने रैग्स की तरह पड़े हैं, कोई खास चीज नहीं है। यह सुनकर एलिना हंस पड़ती है। कोई खास चीज नहीं? उस गरीब बूढ़ी औरत ने उन्हें से संभाल कर रखा था जैसे बहुत प्रेशियस हो। जिस पर जी लॉन्ग उसे रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि यह एक ऐसा मौका होता है जहां उसे संभल कर बात करनी चाहिए। लेकिन चेन यी की आंखें चमकने लगती हैं।
फिर वह कहता है, छोड़ो, चैन फैमिली किसी का फायदा नहीं उठाती, हम बस मिस लिन की फैमिली का ट्रीटमेंट करना चाहते हैं। लेकिन शायद सिर्फ इतना काफी नहीं होगा। जैसे ही एलिना लिन फैमिली का नाम सुनती है, वह तुरंत चुप हो जाती है। अभी चलिए मिस्टर चेन, अब आप चेन ग्रान के मास्टर भी हैं, हम सब एक फैमिली हैं, हम आपको त्यानसिन चाओ और मेडिकल बुक्स जरूर भेज देंगे, है ना अरुण? जिस पर जी लॉन्ग भी तुरंत हाँ में सिर हिलाता है। बिल्कुल सही, मैं शाम को ही किसी को ओल्ड लेडी के पास भेज दूंगा। यह सुनकर चेन ये जोर से हंसता है। बहुत अच्छा, फिर एक हफ्ते बाद मिस लिन की फैमिली के कंसल्टेशन में भी मेरे साथ चलना। हमारी फैमिली में इतना टैलेंट है, शायद मिस लिन भी हम पर ध्यान दे। हो सकता है मिस लिन तुम्हें पसंद कर ले। यह सुनते ही जी लॉन्ग का दिमाग पूरी तरह घूम जाता है। अब उसे बस जल्दी से ओल्ड लेडी का त्यानक सिंचाओ चाहिए होता है। उसे इससे कोई मतलब नहीं रहता कि वह उसकी असली माँ है या नहीं। जिस पर एलिना और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। वह जी चेन ग्रान का हाथ थपथपाकर कहती है, अगर सच में तुम्हारे मास्टर की बात सही हुई तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बन जाएगी। वह मिस लिन है। जी चैन ग्रान हल्का सा शर्माकर सिर हिलाता है। जब मैं मास्टर के साथ कंसल्टेशन में जाऊंगा तब अच्छे से बिहेव करूंगा। लिन फैमिली फोर्टिन नाइन सिटी की एक बहुत बड़ी रिच फैमिली होती है। ऐसी फैमिली की मिस लिन से शादी कौन नहीं करना चाहता, लेकिन जी फैमिली बस सपने देख रही होती है। चैनी जैसा इंसान जिसके पास ना पावर है और ना ही कोई रियल इरादा, साफ तौर पर सिर्फ जी फैमिली के त्यान सिनकाओ के लिए उन्हें यूज कर रहा होता है। जी फैमिली के लोग गलत इंसान पर भरोसा कर चुके होते हैं। वह लोग सच में अंधे निकले। शाम के वक्त कम्युनिटी स्क्वायर में मुझे बिल्कुल भी पता नहीं होता कि कोई मेरी ग्रैंडमा की ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन क्लिनिक पर नजर रख रहा है। मैं सामने बैठे बूढ़े आदमी को कुछ बातें समझाती हूँ। ध्यान रखना, कम नमक खाना, घर जाकर ज्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाना, और अगर कोई फिर से ऑपरेशन कराने को कहे तो उसकी बात मत मानना, ना सुनना और ना बिलीव करना। जिस पर बूढ़ा आदमी थोड़ी अनसर्टेनिटी के साथ पूछता है, बस ऐसे ही बटन दबाकर मैं घर जा सकता हूँ, मुझे कोई और मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है। मैं मुस्कुराकर कहती हूँ, नहीं, गांव की हवा अच्छी होती है, वही बॉडी को सपोर्ट कर देगी। इतना समय इधर उधर भटकने के बाद बूढ़ा आदमी आखिरकार चैन की सांस लेता है। जब वह वहां से जाता है तब भी उसकी आंखें नम होती हैं। आखिरी पेशेंट को देखने के बाद मैं अपनी नीडल्स समेटकर बॉक्स में रखने लगती हूँ। तभी काफी देर से दूर खड़ा मैनेजर कोई जल्दी जल्दी मेरी तरफ आता है। यंग मास्टर, यंग मास्टर। वह इतनी जल्दी में होता है कि लगभग हाँफने लगता है। आखिरकार मैंने आपको ढूंढ लिया। मैं मुड़कर उसकी तरफ देखती हूँ। उसने अच्छा सूट पहना होता है। उसकी हाइट ज्यादा नहीं होती, लेकिन उसका पूरा अंदाज बहुत बिजनेस जैसा लगता है। मेरे जानने वालों में ऐसा कोई नहीं होता। मैं उसे देखकर कहती हूँ, आप गलत इंसान के पास आ गए हैं, आपने गलत पहचान लिया। यह सुनकर मैनेजर कोई परेशान होकर मेरी बात दोहराता है, गलत पहचान लिया। उसने सामने इस यंग आदमी को देखा जिसकी शक्ल बहुत अच्छी थी और जिसका पूरा एटीट्यूड शांत और अलग था। पहले उसे लगा था कि यही वह यंग मास्टर है जिसे वह लेने आया है, लेकिन अब उसे समझ आता है कि उसने गलत समझ लिया। अनेह काउंटी से जो इन्फॉर्मेशन आई थी उसमें कहीं नहीं लिखा था कि यंग मास्टर की वाइफ को मेडिकल स्किल्स भी आती हैं, लेकिन यह यंग आदमी तो मेडिसिन में इतना स्किल्ड है। अगर यह सच में वही होता तो उसकी फैमिली इस बात का जिक्र जरूर करती। बस इसकी उम्र बहुत कम लगती है, इसलिए पीछे से देखकर वह कंफ्यूज्ड हो गया था। अब उसकी गलतफहमी दूर हो जाती है। मैं अपना पैर आगे बढ़ाती हूँ और वहां से जाने लगती हूँ, लेकिन मैनेजर कोई फिर से मुझे रोक लेता है। यंग मैन, क्या आप मेरे साथ हॉस्पिटल चल सकते हैं? मैं भौहें चढ़ाकर उसकी तरफ देखती हूँ, जिस पर वह जल्दी से अपनी बात समझाने लगता है। मैनेजर सीओआई अपना पसीना पोंछते हुए कहता है, हमारे बॉस गांव गए थे, लेकिन वहां अचानक उन्हें बिना वजह तेज फीवर हो गया। यह फीवर पूरे दिन तक रहा। एंटीबायोटिक्स भी दी गई, हॉस्पिटल में ड्रिप भी लगाई गई, लेकिन बॉडी टेम्परेचर नीचे नहीं आ रहा। वह आगे कहता है, मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ चलकर उन्हें देख लें। हॉस्पिटल का नाम सुनते ही मेरा मन नहीं करता कि मैं आगे जाऊं, क्योंकि अगर वह हॉस्पिटल में है तो फिर चिंता की कोई बात नहीं है। वहां के प्रोफेशनल डॉक्टर्स उनका इलाज कर लेंगे, चाहे उन्हें पूरी कोशिश ही क्यों न करनी पड़े। और वैसे भी ग्रैंडमा को अभी तक नहीं पता कि मुझे ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन क्लिनिक में जाना है। मुझे अभी ग्रैंडमा के पास भी वापस जाना होता है। लेकिन तभी मैनेजर कोई जल्दी से कहता है, मेरे बॉस नानचिंग यी यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड हॉस्पिटल में एडमिट हैं और उनका इलाज भी डॉक्टर चैन ही कर रहा है। मुझे डर है कि कहीं वह गलत ट्रीटमेंट ना कर दे। जब डायरेक्टर जियांग नानचेंग में बीमार पड़े तो वह ऑब्वियसली नानचेंग के सबसे बड़े हॉस्पिटल में ही गए होंगे। लेकिन अभी जो बूढ़े आदमी वाली बात हुई थी उसे सुनने के बाद मैनेजर कोई सच में डर गया था। पहली बात, डायरेक्टर जियांग की बीमारी बहुत अजीब थी, और दूसरी बात, वह सेवेंथ यंग मास्टर को वापस नहीं ला पाया था। इसलिए अब वह सोच रहा था कि अगर वह एक छोटे मिरेकल डॉक्टर को वापस ले आए तो शायद उसकी करंट पोजीशन बच जाए। यंग मैन, मैं लाओ कोई आपका एहसान मानूंगा। बॉस की उम्र हो चुकी है, वह इतना सब सह नहीं पाएंगे। मैनेजर सीओआई अपनी सेल्फिशनेस छुपाता नहीं है। वह सीधा कह देता है, मैं अपनी करंट जॉब भी नहीं खोना चाहता। यह सुनकर मैं थोड़ी देर सोचती हूँ, फिर मैं कहती हूँ, मैं घर जाकर विजिट करूंगी, लेकिन उसकी फी 1000 होगी। क्या यह ठीक है? यह सुनते ही मैनेजर कोई पागलों की तरह सिर हिलाता है। इतनी अच्छी मेडिकल स्किल होने के बावजूद सिर्फ 1000 लेना उसे बहुत सस्ता लगता है। फिर वह जल्दी से मुझे रोड के किनारे लेकर जाता है। वहां एक बिजनेस कार खड़ी होती है जिसकी कीमत 3 मिलियन से भी ज्यादा होती है। कार बहुत सिंपल और लो की लगती है, लेकिन उसके ऊपर स्पेशल नंबर प्लेट लगी होती है।
ऐसी नंबर प्लेट वाली कार कोई आम कंपनी वाला इंसान नहीं चला सकता। पहले छोटे भाई की भेजी हुई बात याद करके मेरे मन में एक अंदाजा आ जाता है, जिस पर मैं अचानक पूछती हूँ, क्या पेशेंट के शरीर में स्टिफनेस है? यह सुनते ही कार में बैठने जा रहे मैनेजर कुई के कदम रुक जाते हैं। वह हैरानी से मेरी तरफ देखकर कहता है, लिटिल मिरेकल डॉक्टर, आपको कैसे पता? मैंने तो कुछ बताया भी नहीं। मैं हल्का सा मुस्कुराती हूँ, घबराइए मत, मैंने बस ऐसे ही गेस किया था। जिस पर मैनेजर कोई राहत की सांस लेता है और हाँ में सिर हिलाता है। उसके मन में यही चलता है कि यह लिटिल मिरेकल डॉक्टर आखिर इतना सब कैसे जान सकती है। उसके हिसाब से मैं तो बस कम्युनिटी में बुजुर्ग लोगों को मेडिकल कंसल्टेशन देने वाली एक आम लड़की हूँ। मेरा बीजिंग या बड़े लोगों के सर्कल से कोई लेना देना नहीं हो सकता। जियांग फैमिली हमेशा से लो प्रोफाइल रहती है और पब्लिक में आना पसंद नहीं करती। इस बार भी वह लोग नानचेंग सिर्फ 7th यंग मास्टर को वापस ले जाने आए थे। वह कोई बेकार का अटेंशन नहीं चाहते थे। अभी जो मैंने कहा उससे मैनेजर कोई सच में डर गया था। उसे लगा था कि कहीं उसने डायरेक्टर जियांग की आइडेंटिटी तो रिवील नहीं कर दी, क्योंकि नानचेंग में बहुत सी बड़ी फैमिलीज हैं जो जियांग फैमिली से रिलेशन बनाना चाहती हैं। अगर उन लोगों को पता चल जाता कि डायरेक्टर जियांग यहाँ हैं, तो फिर वह लोग चैन से ट्रीटमेंट भी नहीं करवा पाते। लेकिन मैं ये सब समझकर भी कुछ नहीं कहती। सामने वाला कोई भी हो, मेरे लिए वह बस एक पेशेंट होता है। फिर भी मेरे मन में थोड़ा डाउट आता है, जियांग फैमिली आखिर इतनी दूर आइमन कम्युनिटी में उस यंग मास्टर को ढूंढने क्यों आई थी? लेकिन मुझे इसके बारे में सोचने का ज्यादा टाइम नहीं मिलता, क्योंकि थोड़ी ही देर में कार हॉस्पिटल के बाहर पहुंच जाती है। उस वक्त हम लोग एफिलिएटेड हॉस्पिटल के इनपेशेंट डिपार्टमेंट के VIP वार्ड में पहुंचते हैं। वहां मिस्टर जियांग हॉस्पिटल बेड पर लेटे होते हैं। उनके चेहरे पर गहरी तकलीफ दिखाई देती है। उन्हें तेज फीवर होता है और वह लगातार खांस भी रहे होते हैं। बेहोशी में भी वह बस एक ही नाम बार बार बोल रहे होते हैं, शाओची, तुम कहाँ गए हो? ग्रैंडपा तुम्हें बहुत मिस करता है। जियांग फैमिली के साथ आए डॉक्टर्स की मेडिकल स्किल्स खराब नहीं होती, लेकिन वह लोग भी समझ नहीं पा रहे होते कि आखिर ऐसे सिम्टम्स की वजह क्या है। जब मिस्टर जियांग की हालत और बिगड़ती है और वह कोमा में चले जाते हैं तो सब लोग घबरा जाते हैं, जिस पर वह लोग हॉस्पिटल से तुरंत डॉक्टर चेन को बुलाने को कहते हैं, क्योंकि चेन यी ने बाहर अवार्ड जीते होते हैं और उसे एक्सपर्ट माना जाता है। सबको लगता है कि उसके पास जरूर कोई तरीका होगा, लेकिन उस वक्त चेन यी अभी भी तियान यी पैविलियन वाली बात से परेशान होता है। ऊपर से हॉस्पिटल वाले उसे ओवरटाइम के लिए बुला लेते हैं, इसलिए उसका मूड पहले से ही खराब होता है। जिस पर वह गुस्से में कहता है, पहले रजिस्टर करवाओ। क्या तुम लोग सच में सोचते हो कि मैं किसी को भी देखने आ जाऊंगा? ड्यूटी पर खड़ा छोटा डॉक्टर जल्दी से कहता है, डॉक्टर चेन, पेशेंट की हालत बहुत सीरियस है। अगर आपने नहीं देखा तो शायद उनकी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन चेन यी बिल्कुल परवाह नहीं करता। वह ठंडे टोन में कहता है, अगर हालत इतनी खराब है तो उन्हें किसी दूसरे हॉस्पिटल ले जाओ। यह सुनकर वेन्यान जैसा छोटा डॉक्टर खुद को रोक नहीं पाता। वह कहता है, रुकिए, ऐसा ठीक नहीं है, चाहे पुरानी बीमारी ही क्यों ना हो। जिस पर चेन यी ताना मारते हुए हंसता है, क्या तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे क्या करना है? वह छोटा डॉक्टर जल्दी से माफी मांगता है, फिर धीरे से कहता है, बस इतना है कि यह ओल्ड मैन जिंगशी से हैं। आप एक बार जाकर देख लीजिए, उनकी आइडेंटिटी चाहे जो भी हो इतना तो डिजर्व करते हैं। यह सुनकर चेन यी होंठ सिकोड़ता है, फिर कहता है, ठीक है, फैमिली वालों को वेट करने दो। हालांकि वह कहता है कि वह आएगा, लेकिन वह जानबूझकर बहुत देर करता है। काफी देर तक उसका कहीं पता नहीं चलता। वार्ड के बाहर जियांग फैमिली का डॉक्टर बेचैनी में इधर उधर घूमता रहता है। आखिर में मजबूर होकर वह लिन फैमिली को कॉल करने का सोचता है। तभी अचानक वार्ड के अंदर से शोर मच जाता है। बुरा हो गया, पेशेंट की हार्ट और लंग्स की कंडीशन अचानक कमजोर हो गई है। पेशेंट के फैमिली मेंबर्स कहाँ आए हैं? यह सुनकर जियांग फैमिली का डॉक्टर ठंडे पसीने में भीग जाता है। वह घबराकर कहता है, अब क्या करें? क्या इल्डस्ट्रिक्ट मिस को खबर दें? लेकिन जिंगशी से यहाँ आने में कम से कम 6 घंटे लगते, और दूसरी तरफ डॉक्टर्स बार बार कह रहे होते हैं कि ऑपरेशन करना पड़ेगा और फैमिली की सिग्नेचर चाहिए। पूरा कॉरिडोर केओस से भर जाता है। डॉक्टर्स और नर्सेस इधर उधर भाग रहे होते हैं। उसी वक्त मैं मैनेजर कुई के साथ हॉस्पिटल पहुंचती हूँ और आते ही यही सब देखती हूँ। मैनेजर कुई का चेहरा तुरंत बदल जाता है। वह घबराकर पैल फेस वाले जियांग फैमिली डॉक्टर को पकड़ता है। क्या हुआ? जियांग फैमिली डॉक्टर की आंखें लाल हो चुकी होती हैं। वह कांपती आवाज में कहता है, चेयरमैन की हालत शायद अब बहुत खराब हो गई है। क्या? यह सुनते ही मैनेजर कुई के मुंह से आवाज तक नहीं निकलती। ये कैसे हो सकता है? ये तो बस एक नॉर्मल फीवर था। जियांग फैमिली डॉक्टर सिर हिलाता है। शुरू में तो ऐसा ही था, लेकिन आप चेयरमैन की बॉडी के बारे में जानते हैं। उनके लंग्स पहले से कमजोर हैं, ऊपर से वह लगातार कई दिनों से 7th यंग मास्टर को ढूंढ रहे थे। इतनी मेहनत के बाद उनकी हालत और बिगड़ गई। यह सुनकर मैनेजर कुई जोर से चिल्लाता है, क्या तुम लोग चेयरमैन को कुछ होने दोगे? जियांग फैमिली डॉक्टर ठंडे पसीने में भीग जाता है। मैं भी ऐसा नहीं चाहता, लेकिन हमारे पास कोई तरीका नहीं है। वह एक्सपर्ट अभी तक आया ही नहीं और मैंने ऐसी बीमारी पहले कभी नहीं देखी। चेयरमैन, मुझे डर है। जिस पर मैं उसे बीच में रोक देती हूँ, मुझे ट्राई करने दो। मैं वार्ड की खिड़की से अंदर देखती हूँ। वहां हॉस्पिटल बेड पर पड़ा बूढ़ा आदमी मौत से लड़ रहा होता है। जियांग फैमिली का डॉक्टर वेनशेंग मुड़कर मेरी तरफ देखता है, तुम कौन हो? तभी मैनेजर कोई जल्दी से आगे आता है। इन्हें मैं लाया हूँ, ये लिटिल मिरेकल डॉक्टर हैं। लेकिन वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता कि पीछे से एक ठंडी आवाज सुनाई देती है, फिर से तुम? वही ग्रीडी वाइल्ड बॉय? देर से पहुंचा चेन यी
मेरी तरफ देखकर ठंडी नजरों से बोलता है। उसके चेहरे पर साफ नफरत दिखाई देती है। वह ताना मारते हुए कहता है, पैसे नहीं मिले तो अब हॉस्पिटल में लोगों को बेवकूफ बनाने आ गए। फिर वह जोर से चिल्लाता है, इस इंसान को अंदर कौन लाया? किसी ने इसे चेक भी नहीं किया क्या? उसकी आवाज सुनते ही आसपास के लोग घबराकर हमारी तरफ भागते हुए आने लगते हैं। प्रोफेसर चेन, मिसअंडरस्टैंडिंग। ये लोग पेशेंट के बेड साइड कंपेनियन हैं। पेशेंट की करंट कंडीशन बिल्कुल भी ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, जिस पर मुझे चाहिए कि आप तुरंत पेशेंट को देखें। क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इस वाइल्ड बॉय को जानता है? आखिर में पता चलता है कि वो बस एक गरीब यंग मैन है। अगर किसी को यहाँ रहना है और अगर तुम ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो मुझे मत बुलाओ। क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो किसी का ट्रीटमेंट कर सकता है? हालांकि मैनेजर कुई ने इस डॉक्टर चेन के बारे में कम्युनिटी स्क्वायर में काफी कुछ सुना था और जानता था कि वो काफी हेटफुल इंसान है, लेकिन जो उसने अपनी आंखों से देखा वो कुछ और ही था। वो सिर्फ एरोगेंट नहीं था बल्कि उससे भी ज्यादा अलग था, जिस पर वो अचानक से गुस्से में आ जाता है। तुमने अपनी आवाज खो दी है, क्या तुम पेशेंट को ऐसे ही छोड़ दोगे? मैनेजर कुई ऊंची आवाज में बोलता है। यह सुनकर चेन ये अपना चेहरा सख्त करते हुए बेरहमी से कहता है, फैमिली मेंबर होकर तुम ऐसी बात कैसे कह सकते हो? मैंने तो बस इतना कहा था कि जगह खाली करवा दो। अगर तुम लोग एग्री नहीं करते तो मैं क्या कर सकता हूँ? अगर तुम सच में चाहते हो कि मैं ट्रीटमेंट करूं तो कर सकता हूं। जिस पर चेन ये बेरहमी से मेरी तरफ देखता है। तुम्हारा ये लड़का इग्नोरेंट है और इसने मुझे ऑफेंड किया है, लेकिन मैं तुम जैसे वैली से आए लोगों को एम्बैरस नहीं करूंगा। बस ये लड़का खुद मेरे सामने आकर मुझसे अपॉलॉजी मांगे और प्रॉमिस करे कि आगे कभी भी मेरे सामने नहीं आएगा, जिस पर मैं तुरंत पेशेंट को देखने चला जाऊंगा। मैं तुम्हारे अंकल के लिए अपॉलॉजी मांग लूंगा। इतने सालों से मैनेजर कोई जहां भी गया था वहां हर कोई उसकी तारीफ करता था, लेकिन अब ये बूढ़ा आदमी जानबूझकर उन्हें मुश्किल में डाल रहा था। पहली नजर में ही साफ दिख रहा था कि वो सच में किसी को बचाना नहीं चाहता था। जिस पर चेन ये अपना चेहरा तान कर कहता है, तुम्हारा एटीट्यूड क्या है? क्या तुम यहाँ तमाशा करना चाहते हो? यह सुनकर मैनेजर कोई का गुस्सा और बढ़ जाता है। एक पल के लिए तो उसका मन करता है कि वो किसी को मार दे, लेकिन तभी मैं हाथ बढ़ाकर उसे रोक देता हूँ। जिस पर मैं ठंडी आवाज में कहता हूँ, अभी लोगों को बचाना ज्यादा जरूरी है, बाकी बात बाद में करेंगे। यह सुनकर मैनेजर कोई की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। फिर वो कहता है, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज उसे मौत के मुंह से वापस ले आओ। जिस पर जियांग फैमिली के साथ आए डॉक्टर लाओलियो अपने दोस्त को इस हालत में देखकर अब लगभग 70 या 80% तक मुझ पर भरोसा करने लगता है। लेकिन चेनी फिर भी ताने मारते हुए कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये आउटसाइडर लोगों का इलाज कर सकता है? इसे तो कोई नॉलेज ही नहीं है। इसके बाद ड्यूटी पर मौजूद बाकी डॉक्टर्स भी एक एक करके बोलने लगते हैं, मिस्टर लियू, डॉक्टर चेन सही कह रहे हैं, आपको इम्पल्सिव नहीं होना चाहिए। आपने खुद कहा था कि ओल्ड जेंटलमैन की कंडीशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। जब हम दोनों कुछ नहीं कर सकते तो ये कैसे कर लेगा? यह सुनकर मैं धीरे से अपना सिर उठाता हूँ और शांत आवाज में बोलता हूँ, पेशेंट की ब्रीदिंग शुरू से ही हैवी थी। उसे बिना वजह हाई फीवर था, बहुत ज्यादा प्यास लग रही थी, गले के पास खून आ रहा था और चेस्ट में साफ पेन और गर्मी थी, जिस पर हैलुसिनेशन भी शुरू हो चुकी थी, लेकिन अब तक वो थोड़ी कम होने लगी होगी। मेरी बात सुनते ही ड्यूटी डॉक्टर की आंखें अचानक बड़ी हो जाती हैं। फिर वो शॉक में बोलता है, ये सारे सिम्टम्स बिल्कुल सही हैं। जिस पर चैनी, जो खुद को बहुत बड़ा डॉक्टर समझता था, ठंडी हंसी हंसते हुए कहता है, डॉक्टर हुआंग, मुझे लगता है कि आप भी कंफ्यूज हो गए हैं। ये गरीब लड़का मेडिसिन समझता है। इसने जरूर किसी नर्स को बीमारी के बारे में बात करते हुए सुन लिया होगा। तभी एक नर्स आगे आकर कहती है, डॉक्टर चैन, ये लिटिल ब्रदर अभी अभी यहाँ आया है, हमें इससे बात करने का मौका ही नहीं मिला। ये सुनते ही चैन ये गुस्से में मेरी तरफ बढ़ता है। फिर वो कहता है, इसकी उम्र कितनी है? इसने पढ़ाई भी पूरी नहीं की होगी, इसके पास कोई सर्टिफिकेट है भी या नहीं, और ये लोगों का ट्रीटमेंट करने चला है। जिस पर मैं बिना कुछ बोले अपना मेडिकल सर्टिफिकेट निकालकर सीधे टेबल पर पटक देता हूँ। और सिर्फ इतना ही नहीं, मेरा मेडिकल लाइसेंस तो अटेंडिंग फिजिशियन लेवल तक का था। मेडिसिन पढ़ने वाला हर इंसान जानता था कि अटेंडिंग फिजिशियन लेवल तक पहुंचना कितना मुश्किल होता है। अब कौन कहेगा कि मैं क्वालिफाइड नहीं हूं? मेरी ये बात ऐसे लगती है जैसे किसी ने जोरदार थप्पड़ मारकर चेन यी के चेहरे पर दे मारा हो, जिस पर वहां मौजूद सभी डॉक्टर्स और नर्सेज यकीन ही नहीं कर पाते। अटेंडिंग फिजिशियन लेवल तो नानचिंग में लगभग प्रोफेसर लेवल माना जाता है, और मैं अभी इतना यंग था। यह देखकर किसी को समझ नहीं आता कि मैंने ये कैसे किया। फिर मैं तेज नजरों और ठंडे चेहरे के साथ सीधे चेन यी की तरफ देखता हूं और कहता हूं, साइड हटो। जिस पर चेन यी अपने बूढ़े चेहरे के साथ अभी भी मेरा आईडी बार बार चेक कर रहा होता है, जैसे उसे लग रहा हो कि वो फेक है। लेकिन तभी मैनेजर कोई मुझे वार्ड के अंदर ले जाता है, जिस पर असिस्टेंट डॉक्टर हुआंग भी तुरंत तैयारी करने लगता है, और फिर कुछ नर्स जो नॉर्मली चेन यी को ऑफेंड करने की हिम्मत नहीं करती थीं, वो भी हमारी मदद करने लगती हैं, क्योंकि अब वहां मौजूद हर इंसान समय से रेस लगाकर पेशेंट को बचाना चाहता था। यह देखकर चेन यी का चेहरा और ज्यादा भयानक हो जाता है। हॉस्पिटल में आज तक किसी ने भी उसकी इतनी इंसल्ट नहीं की थी। जिस पर वो ठंडी आवाज में हंसते हुए कहता है, ठीक है, करने दो इसका ट्रीटमेंट, मैं भी देखता हूं कि जब प्रॉब्लम होगी तब कौन इसे बचाएगा। असल में चेनी पहले ही डॉक्टर हुआंग की बातों से समझ चुका था कि ओल्ड मैन की बीमारी बहुत मुश्किल थी, और इसी वजह से उसने खुद ट्रीटमेंट लेने से मना किया था। उसके अपने रीजन थे। गरीब लोगों की बीमारियां भी गरीब होती हैं, इमरजेंसी रूम में ज्यादा पैसा नहीं मिलता और रिस्क बहुत बड़ा होता है।
क्या इस गरीब लड़के को इतना हीरो बनना पसंद है? तो ठीक है, बनने दो। सबसे अच्छा तो यही होगा कि पेशेंट मर जाए। फिर जब पेशेंट की फैमिली आएगी तब असली तमाशा शुरू होगा, क्योंकि जहां तक उसे पता था पेशेंट की फैमिली ने अभी तक साइन भी नहीं किया था, जिस पर अगर कुछ भी गलत हुआ तो ये गरीब लड़का जिंदगी भर दोबारा खड़ा नहीं हो पाएगा। चैनी की आवाज सरकाजम से भरी हुई थी। फिर वो कहता है, जाओ इमरजेंसी रूम के सारे वीडियो इक्विपमेंट चालू कर दो। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में कोई प्रॉब्लम हो जाए और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे हॉस्पिटल पर आ जाए। स्पेशल सर्कमस्टेंसेस की वजह से अगर इस ट्रीटमेंट में कुछ गलत हुआ तो उसका पूरा प्रूफ मौजूद होना चाहिए। और इसी बीच इमरजेंसी रूम के अंदर मैं पहले ही मास्क पहन चुका था और मिलिट्री यूनिफॉर्म में खड़ा था। हॉस्पिटल बेड के सामने खड़े होकर उसकी हर मूवमेंट बिल्कुल ऑर्डरली और स्टेडी होती है, जिससे उसकी प्रोफेशनलिज्म साफ दिखाई देती है। फिर वो पूछता है, पेशेंट का एक्सरे है? जिस पर तुरंत आवाज आती है और एक्सरे उसे दे दिया जाता है। मैं उसे लेकर एक नजर खुले हुए मेडिसिन बॉक्स पर डालता हूँ। फिर पेशेंट की बेसिक मेडिकल रिपोर्ट और जो मेडिसिन यूज हुई थी उन्हें देखता हूँ। पेशेंट की उम्र 71 साल है और उसे पहले से ही कई अंडरलाइन डिजीज हैं, जिस पर पेशेंट को कई एंटीबायोटिक्स से एलर्जी भी है, इसीलिए मेडिसिन को खुलकर यूज नहीं किया जा सकता। यह सुनकर भी मैं बिल्कुल पैनिक नहीं करता। फिर मैं धीरे से ओल्ड मैन की स्लीव ऊपर करता हूँ, जिस पर थोड़ी देर तक डॉक्टर हुआंग कंफ्यूज्ड होकर देखता रहता है। फिर पता चलता है कि वहां स्किन इंसेक्ट का बाइट था। यह देखकर ऑब्जर्वेशन रूम में मौजूद सभी डॉक्टर्स और नर्सेस की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। हम इतने समय से चेक कर रहे थे और हमें ये एक छोटा सा वंड भी नजर नहीं आया, क्योंकि वो इतना छोटा था कि नॉर्मली दिखाई ही नहीं देता। लेकिन उसे ये कैसे पता चला, ये किसी को समझ नहीं आता। लेकिन उस समय वो इतना इंप्रेसिव लग रहा था। आते ही उसने स्लीव ऊपर की और एक नजर में इंसेक्ट बाइट को पहचान लिया। सिचुएशन सच में सीरियस थी, जिस पर चैनी ठंडी नजरों से देखकर कहता है, इतना ड्रामा मत करो, तुम खुद गांव से आए हो। ऐसे इंसेक्ट्स के काटने के बाद ऐसे सिम्टम्स होना नॉर्मल है। फिर वो कहता है, ये तुम लोगों से झूठ बोल रहा है। अगर इतना ही आता है तो इसे स्कैल्पल यूज करके दिखाने दो। लेकिन मैं स्कैल्पल यूज नहीं करता। मैं मेडिसिन बॉक्स में से बेबी नीडल निकालता हूँ। यह देखकर जिन लोगों को मेरी मेडिकल स्किल से बहुत उम्मीद थी, वो भी धीरे धीरे निराश होने लगते हैं। उनके चेहरे पर डिसअपॉइंटमेंट साफ दिखने लगती है, जिस पर चैन ये अंदर ही अंदर बहुत खुश होता है। फिर वो कहता है, मैंने पहले ही कहा था, ये सिर्फ एक्टिंग कर रहा है। यहाँ कोई इंजेक्शन नहीं लगने वाला। ये ब्लड की प्रॉब्लम भी नहीं है। शायद इसके बताए हुए सिम्टम्स भी फेक थे। इसके बाद कुछ डॉक्टर्स भी बोलने लगते हैं, डॉक्टर चेन सही कह रहे हैं। इतनी कम उम्र का अटेंडिंग फिजिशियन कैसे हो सकता है? ये सच में फ्रॉड लगता है। जब सब लोग आपस में बात कर रहे होते हैं तभी मैं अपना हाथ उठाता हूँ और पहली नीडल बहुत नीटली लगा देता हूँ, जिस पर नीडल लगने की स्पीड बिल्कुल स्लो नहीं होती, बल्कि मेरी टेक्निक इतनी स्मूथ होती है कि ऑब्जर्वेशन रूम में मौजूद सभी लोग बस देखते रह जाते हैं। ननचिंग में ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में स्किल्ड डॉक्टर्स वैसे भी बहुत कम हैं, और उस समय मेरी हर मूवमेंट इतनी स्मूथ और रिदम में होती है कि कुछ देर के लिए किसी को समझ ही नहीं आता कि रिएक्ट कैसे करें। ऐसा लग रहा था जैसे कोई टेक्स्ट बुक वाला एक्यूपंक्चर डेमोन्स्ट्रेशन उनके सामने चल रहा हो। यह देखकर चेनी का चेहरा भी बदल जाता है। फिर वो हैरानी में कहता है, तुम्हें सच में एक्यूपंक्चर आता है? उसे यकीन ही नहीं होता, क्योंकि उसने पहले कभी ये एक्यूपंक्चर टेक्निक नहीं देखी थी। वो सिर्फ इतना देख पाता है कि मैं अपने राइट हैंड में नीडल पकड़कर 3 बार अंदर और 3 बार बाहर करता हूँ और स्किन को टाइटली प्रेस करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ता हूँ, जिस पर मेरी आंखें बिल्कुल शांत रहती हैं। ऐसा लगता है जैसे ये सब मेरे लिए रोज का काम हो। यह देखकर बाकी डॉक्टर्स पूरी तरह शॉक हो जाते हैं। कुछ लोग तो मेरी टेक्निक को सीक्रेटली नोट करने का भी सोचने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद डॉक्टर चैन जैसा एक्सपर्ट भी ऐसा नहीं कर पाएगा। यह देखकर चैन ये आसपास के लोगों की नजरें नोटिस करता है। फिर वो एटीट्यूड में कहता है, बस दिखावा है। पहली नजर में ही लग रहा है कि ये रैंडमली नीडल लगा रहा है, इससे क्या होगा? लेकिन अगले ही सेकंड उसकी बात उसके चेहरे पर थप्पड़ बनकर पड़ती है, क्योंकि इमरजेंसी रूम से अचानक आवाज आती है और ऑब्जर्वेशन करने वाली नर्स जल्दी से चिल्लाती है, फीवर कम हो गया, पेशेंट का फीवर कम हो गया। जिस पर पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर लगातार नीचे आने लगता है। थोड़ी ही देर में पूरा ऑब्जर्वेशन रूम एक्साइटमेंट से भर जाता है। फिर कोई बोलता है, मुझे पता था ये लिटिल मिरेकल डॉक्टर कर देगा। इतना कहते हुए वो चेन यी की तरफ देखता है और कहता है, ये किसी एक्सपर्ट से 100 गुना बेहतर है। यह सुनकर चेन यी का चेहरा ऐसा हो जाता है जैसे किसी ने उसे जोर से थप्पड़ मार दिया हो। लेकिन मैं इस सब पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। मैं वहीं नहीं रुकता। इसके बाद मैं नीडल से वंड को थोड़ा खोलता हूँ और उसके अंदर का टॉक्सिन धीरे धीरे बाहर निकालने लगता हूँ। इसी दौरान ओल्ड मैन हल्का सा हिलने लगता है। फिर उसके मुंह से धीमी आवाज निकलती है, शाओची। क्या ये शाओची है? ओल्ड मैन को पता नहीं कहां से होश आने लगता है, जिस पर हुआंग लुआन धीरे से मेरा हाथ पकड़ लेता है। लेकिन चेन ही होंठ मोड़कर बस देखता रहता है। फिर वो सोचता है, मान लो इसने सच में आदमी को बचा लिया तो क्या? एक गांव के बूढ़े आदमी की आखिर कितनी वैल्यू होगी? शायद बाद में ये उन पर बोझ ही बनेगा। ऐसा सोचकर चेन ये फिर से अपने आप को समझा लेता है और उसी समय वीएपी के एक्सक्लूसिव एलिवेटर में हेक्सिन यूनिवर्सिटी एफिलेटेड हॉस्पिटल के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ऊपर आ रहे होते हैं। उन दोनों की नजर बीच में खड़ी एक स्लिम वुमन पर पड़ती है। उसने एक डिसेंट सूट जैकेट पहनी हुई थी। उसका चेहरा बहुत पैल था, जिससे वो एक साथ बहुत प्रेशियस और टूटी हुई लग रही थी। जैसे ही वो एलिवेटर में खड़ी होती है, उसके आसपास का माहौल तक ठंडा पड़ जाता है।
फिर डीन घबराकर अपना पसीना पोंछते हुए कहता है, मिस लिन प्लीज चिंता मत कीजिए, हमारे हॉस्पिटल के डॉक्टर चेन इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं। अगर वो मिस्टर जियांग का ट्रीटमेंट करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इतने बड़े बड़े लोगों को डराने वाली अगर लिन फैमिली की मिस लिन शुरोंग नहीं होती तो और कौन होती। लेकिन यह सुनकर लिन शुरोंग ठंडी आवाज में कहती है, मुझे जो खबर मिली है वो इससे अलग है। जिस पर वाइस डीएन जल्दी से कहता है, मिस लिन हम सच में आपसे झूठ नहीं बोल रहे। अगर हमें 800 बार हिम्मत भी मिले तब भी हम मिस्टर जियांग की कंडीशन में देर करने की हिम्मत नहीं करेंगे। आखिर वो जियांग फैमिली से हैं। लेकिन लिन श्योरोंग कुछ नहीं बोलती, वो बस सीधी खड़ी रहती है। फिर जैसे ही एलिवेटर 6th फ्लोर पर पहुंचता है वो दोनों को पहले बाहर जाने के लिए कहती है, जिस पर दोनों समझ जाते हैं कि वो अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहती। लेकिन उसी समय वो दोनों अचानक रुक जाते हैं क्योंकि ऑब्जर्वेशन रूम के बाहर डॉक्टर चेन खड़ा था और यह देखकर लिन श्योरोंग भी वहीं रुक जाती है। उसकी नजर इमरजेंसी रूम में इंजेक्शन वापस खींच रहे अटेंडिंग डॉक्टर पर पड़ती है। फिर उसकी आवाज ठंडी हो जाती है, तुमने नहीं कहा था कि सर्जरी डॉक्टर चेन कर रहे हैं? फिर ये कौन है? बेड के पास खड़ा इंसान मास्क और हैट पहने हुए था। उसकी स्पीड बहुत फास्ट और एक्यूरेट थी और उसकी टेक्निक काफी एक्सपीरियंस्ड और प्रोफेशनल लग रही थी। लेकिन उसकी आंखों को देखकर यह समझना मुश्किल नहीं था कि वो काफी यंग था। जिस पर वाइस डीएन अपना पसीना पोंछता है और उसे लगता है जैसे अब उसकी हालत खराब होने वाली है क्योंकि उसके पास इसका कोई सही जवाब नहीं था। तभी डीन उसे सीधा खींचकर ऑब्जर्वेशन रूम में खड़े चेन यी के पास ले जाता है। उसकी आवाज कांप रही होती है, डॉक्टर चेन आप इमरजेंसी रूम में क्यों नहीं हैं? और वहां एक यंग लड़का ट्रीटमेंट क्यों कर रहा है? जब चेन यी डायरेक्टर को आता हुआ देखता है तो पहले वो खुश हो जाता है, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा उतर जाता है। फिर वो जल्दी से कहता है, डायरेक्टर हुआंग मैं अभी आपको यही बताने वाला था। डॉक्टर हुआंग की हिम्मत तो देखिए, फैमिली के साइन करने से पहले ही वो एक आउटसाइडर को पेशेंट का ट्रीटमेंट करने दे रही है। लेकिन इस समय डायरेक्टर यह सब सुनना ही नहीं चाहता था क्योंकि उसे पता था कि मिस लिन यहीं खड़ी होकर सब देख रही है। जिस पर वो गुस्से में चिल्लाकर कहता है, मैं तुमसे पूछ रहा हूं तुम इमरजेंसी रूम में क्यों नहीं थे? चैनी बिल्कुल परवाह नहीं करता। फिर वो कहता है, फैमिली ने अभी तक साइन नहीं किया था और वैसे भी ऐसे नॉर्मल पेशेंट का ट्रीटमेंट मुझे खुद करने की जरूरत नहीं है। उसकी शक्ल देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने साफ साफ सोच लिया हो कि ये लोग गरीब हैं और इसके लायक नहीं है। यह सुनते ही डीन का दिमाग घूम जाता है। फिर वो गुस्से में कहता है, नॉर्मल पेशेंट? तुम उसे नॉर्मल पेशेंट बोल रहे हो? चैन यी क्या तुम पागल हो गए हो? वो जिंगशी के जियांग फैमिली के मिस्टर जियांग हैं। यह सुनते ही चैन यी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। फिर वो हक्का बक्का होकर बोलता है, क्या जिंगशी के जियांग फैमिली वाले मिस्टर जियांग? इतना सुनते ही उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है और वो सीधा जमीन पर गिर जाता है। फिर वो बार बार बड़बड़ाता है, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है? जिस पर डीन गुस्से में कहता है, कैसे नहीं हो सकता? मैंने तुम्हें इतना बड़ा मौका दिया था ताकि तुम किसी बड़े आदमी से कनेक्शन बना सको, लेकिन तुमने मौका ही गंवा दिया। यह सुनकर चेन यी को तुरंत पछतावा होने लगता है। फिर उसकी नजर इमरजेंसी रूम की तरफ जाती है। उसने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी खुद छोड़कर एक गरीब लड़के को दे दी थी। अगर मिस्टर जियांग को बचाने वाला वही बन जाता तो सब कुछ बदल सकता था। यह सोचते सोचते चेन यी और ज्यादा बेचैन हो जाता है। फिर अचानक उसे स्ट्रोक आ जाता है और वो जमीन पर पड़ा रह जाता है। डीन अब उसका चेहरा तक नहीं देखना चाहता था, जिस पर वो नर्सिस से कहता है कि उसे बाहर ले जाओ। इमरजेंसी रूम के अंदर मैं अल्कोहल से अपने हाथ साफ करता हूँ। फिर अचानक सिर घुमाकर बाहर ग्लास की तरफ देखता हूँ। वहां लिन शुरो खड़ी थी। मुझे शुरू से ही महसूस हो रहा था कि कोई मुझे देख रहा है और जैसा मैंने सोचा था वैसा ही था। शायद मेरी नजर बहुत सीधी थी जिस पर वो भी थोड़ा घबरा जाती है और उसका हाथ हल्का सा हिल जाता है। फिर दोनों की नजरें एक पल के लिए आपस में टकराती हैं। उसी समय फैटमैन जल्दी से मैनेजर के पास जाकर कुछ कहता है और जैसे ही वो उस वुमन को देखता है वो तुरंत उसकी तरफ भाग जाता है और उससे कुछ कहने लगता है। लेकिन मेडिकल ग्लास की वजह से मैं उनकी बात नहीं सुन पाता। मैं बस अपनी नजर हटा लेता हूँ। अगले ही पल वो वुमन फिर से मेरी तरफ देखती है। लिन शुरो की आवाज हमेशा की तरह ठंडी थी। जिस पर मैनेजर एक्साइटेड होकर वापस आता है और कहता है, सबऑर्डिनेट को कम्युनिटी स्क्वायर वाला इंसान मिल गया। उसकी उम्र मत देखिए, उसकी मेडिकल स्किल्स सच में कमाल की है। सिर्फ 10 मिनट में उसने हालत संभाल दी।